नमस्कार। अटूट बंधन परिवार की ओर से मैं वंदना वाजपेयी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम जिस किताब को लेकर के चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उस चर्चा की शुरुआत मैं इस किताब की ही एक कविता से करूँगी। कविता कुछ इस तरह से है। कांधे पर है सूरज अपना, कांधे पर है धरती। कांधे पर है सूरज अपना, कांधे पर है धरती। इच्छा अपने संगी साथी कभी नहीं है मरती। सपनों का घर भले यहाँ टूटा बिखरा है, चुन लो सब ईंटें दरवाजे लोहा लक्कड़। याद रखो तुम खेल पुराने अक्कड़ बक्कड़। हम न थकेंगे बढ़ते रहेंगे, लेके चलेंगे कांधों पर घर, लेके चलेंगे कांधों पर घर। तो आज जिस किताब के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं चर्चा के लिए, उस किताब का नाम है कांधों पर घर, जो लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित सुपरिचित साहित्यकार प्रज्ञा जी की का उपन्यास है। इस उपन्यास को मैं पहले पढ़ चुकी थी, आज मैंने इसे दोबारा पढ़ा और वही पीड़ा से गुजरी जो पहली बार गुजरी थी। अक्सर जब मैं ये किताब का परिचय कराती हूँ तो मैं बहुत जोश से कहती हूँ कि आज हम इस पुस्तक पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं डरकी हुई थी, क्योंकि मेरे अंदर से चीत्कार कर रही थी पूनम, जो सपनों का घर बनाने की उम्मीद से दिल्ली आई थी। मेरे अंदर चीत्कार कर रहा था अमित, जिसके जन्म पर सोहर गीत में मैं शामिल हुई थी और जिसको नदी में बहते हुए मैंने देखा। मेरे अंदर चीत्कार कर रहा था परवेज, जो निर्दोष था, इतना होनहार बच्चा, जो जिसके अंदर सपने थे, जो पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जिसको झूठे केस में फंसा दिया गया और अंततः उसकी हत्या कर दी गई। हत्या एक महकमे द्वारा, हत्या एक आरोप के साथ, हत्या उसकी नहीं की गई। उन सब लोगों को कहीं ना कहीं कैद कर दिया गया जो उसके पक्ष में आवाज उठाने गए थे। ये सारे लोग मेरे अंदर चीत्कार कर रहे थे, ये सारे लोग यमुना पुश्ते में बसे हुए लोग थे। इनके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मेरे अंदर उत्साह भी भर रहे थे, लेकिन उनके उजड़ने बसने की ये अंतहीन गाथा कहीं ना कहीं मुझे सोचने पर विवश कर रही थी कि आखिर हम विकास के नाम पर कहाँ जा रहे हैं। कुछ संयोग ऐसा रहा कि पिछले 2 पुस्तकों जिन पर हम लोगों ने चर्चा करी, वो पुस्तकें कला को सहेज रही थी, लोक को सहेज रही थी। जहाँ अंजू शर्मा जी का उपन्यास ओरी कठपुतली लोक कलाओं की एक ऐसी कॉलोनी की बात कर रहा था जिसको ढहा दिया गया था, लेकिन वो कला की उन्होंने बहुत सारी बात उसमें करी। दूसरी पुस्तक जब उसके बाद हम लोगों ने जिस पे चर्चा करी, वो पुस्तक उर्मिला शुक्ल जी की पुस्तक थी, जिसमें दिन जोड़ी घर भाग 3 थी, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं को सहेजने की बात करी थी। उनके उनके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बात करी, उनको सहेजने की, लोक कलाओं को ही नहीं लोक कथाओं को भी सहेजने की बात करी। उसके बरक्स जब मैं इस पुस्तक को देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि इसमें कौन सा लोक सहेजा गया है। इसमें वो लोक सहेजा गया है जो हमारे शहरों को चमकाता है, बनाता है। विकास जिस रास्ते से आता है, उस रास्ते से पर चलने वाले, उस रास्ते से विकास को लाने वाले जो हाथ हैं, उनका लोक सहेजा गया है। लोक केवल वही नहीं होता जो किसी एक जगह पे सीमित हो जाए। लोक तो इस लोक का तो आलोक केवल यमुना पुश्ते की बात नहीं है। ये कानपुर में भी हो सकता है, ये चंडीगढ़ में भी हो सकता है, ये हर जगह, हर शहर, देश विदेश ऐसा लोक फैला हुआ है जहाँ विकास के नाम पर उन लोगों को ही सुविधाओं से महरूम कर देते हैं, उनको मक्खी मच्छर के समान समझते हैं, उनको जीवन से की कोई वैल्यू नहीं देते हैं, जो हमारे लिए विकास लेकर के आते हैं। बड़ी बड़ी ऊंची अट्टालिकाएं बनाते हैं, ये सारे भवन जिनके हाथों बने हुए हैं, जो सुबह से शाम तक हमारे लिए लगे हुए हैं, ये वही लोग हैं जो हमारे घरों में बर्तन धोते हैं, कार साफ करते हैं। लेकिन जब हमें विकास की बात करनी होती है तो हम इन्हें भूल जाते हैं। बेटा जरा थोड़ा हाथ लगा करके इसे भी साफ कर दो, थोड़ा आज मेहमान आने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाना। कितनी आसानी से हम ये बात कहते हैं, पर लेकिन हम उन्हें कितनी आसानी से भूल जाते हैं जब हम विकास की चमक दमक देखते हैं।
ये उपन्यास बहुत अर्थों में महत्वपूर्ण है। पूनम इसकी नायिका है और पूनम से मेरा कुछ खास जुड़ाव भी है। उसका कारण है वो कानपुर से आई है और मैं भी क्योंकि कानपुर की हूँ तो पूनम मेरे साथ काफ़ी घुल-मिल सी गई और जब मैं पूनम को देखती हूँ, उसको लिखने पढ़ने का शौक है, वो सपनों की गठरी लेकर के यमुना पुश्तों में आती है, लेकिन पूनम बहुत जिजीविषा वाली लड़की है। बार-बार टूटती है, बार-बार बस अपने मन को बसाती है। ये लोग जो कि किसी सैनिक से कम नहीं है, क्योंकि ये हमारे पूरे समाज को बना रहे हैं, विकास को इन्हीं के द्वारा लाया जा रहा है। जैसे कि पूनम एक निर्भीक लड़की है, वो किस तरीके से बसने के बाद किस तरह से, चाहे अम्मा का केस हो, चाहे चाहे किसी बच्चे की शिक्षा की बात हो, चाहे किसी महिला के पिटने की बात हो, हर जगह वो निर्भीकता से आगे बढ़ती रहती है। उस पूनम का हाथ थाम के कहानी आगे तो बढ़ती है, लेकिन कहानी में हर पात्र इतना महत्वपूर्ण है कि ये कहानी आपके अंदर एक चीत्कार उत्पन्न कर देगी, समाज को बदलने के लिए आईना दिखाएगी और आपको इस सोचने पर विवश कर देगी कि हम अपने विकास के लिए किनकी रातों की नींद हराम कर रहे हैं, किनको हमने मनुष्य ही नहीं समझा। क्या मनुष्यता के दम पर आया विकास असली अर्थों में विकास है? कहानी को और तरीके से खोला जाएगा और इस पे बात होगी। कहानी से आप जुड़ सकें, इसलिए मैं सबसे पहले प्रज्ञा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आएँ और एक अंश इसका पढ़ें। उससे पहले मैं प्रज्ञा जी का एक छोटा-सा परिचय आप लोगों को देना चाहूँगी। हालाँकि परिचय के यहाँ मोहताज कोई नहीं है, सब बहुत परिचित हैं, लेकिन मंच की एक परंपरा होती है, उस परंपरा के। प्रज्ञा जी का जन्म दिल्ली में हुआ। उनकी प्रकाशित पुस्तकें कहानी संग्रह, आज मेरा माउस थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। तक़सीम 2016 में प्रकाशित, मन्नत टेलर्स 2019 में, रज्जो मिस्त्री 2021 में, बालूशाही मेरा छलिया बुरांश 2022 में, उपन्यास गूदड़ बस्ती 2017 में, धर्मपुर लॉज 2020 में, कांधों पर घर 2024 में, नाट्य आलोचना से संबंधित किताबें, नुक्कड़ नाटक रचना और प्रस्तुति, जनता के बीच जनता की बात, नुक्कड़ नाटक संग्रह, नाटक से संवाद, नाटक पाठ और मंचन, कथा एक अंक की, हिंदी नाटक स्त्री संदर्भ, सामाजिक सरोकारों पर आधारित कथेतर गद्य की किताब आईने के सामने, बाल साहित्य तारा की अलवर यात्रा, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख कहानियां प्रकाशित, पुरस्कार भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रथम पुरस्कार तारा की अलवर यात्रा 2008, मीरा स्मृति पुरस्कार 2016 गूदड़ बस्ती पर, महेंद्र प्रताप स्वर्ण सम्मान प्रथम पुरस्कार संग्रह तक़सीम को 2019, शिवना अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान 2020 धर्मपुर लॉज को, प्रतिलिपि कथा सम्मान प्रथम पुरस्कार कहानी तक़सीम 2015, स्टोरी मिरर कथा सम्मान प्रथम पुरस्कार कहानी पाप तर्क और प्रायश्चित 2017। आकाशवाणी दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रमों में भागीदारी, 2 वर्ष तक दिल्ली से प्रकाशित समय सरोकार पत्रिका में उप संपादक पद पर कार्य, संप्रति प्रोफेसर हिंदी विभाग, किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो प्रज्ञा जी, मैं आपको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी। आप आइए और इस बेहतरीन उपन्यास के छोटा-सा अंश पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी। और आज मंच पर जो सभी लोग हैं, वरिष्ठ कथाकार हरीश राय सर, राज भौरे सर और हमारे साथी मनीष वैद्य जी, आप सबको मेरा नमस्कार। और सभी लोग जो इस समय इस मंच से जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मेरा नमस्कार। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपने उपन्यास कांधों पर घर के एक अंश का पाठ आप सबके लिए करना चाहूंगी। साहब, बताएं ना कि लड़के को ऐसे कहाँ लिए जा रहे हैं। मुनमुन हिम्मत करके आगे आई और उसने आगे की ओर ठेले जा रहे परवेज की कलाई पकड़ ली। बाहर जमा भीड़ के चेहरे पढ़ लेने के बाद पुलिस वाले जरा नर्म पड़े। अरे कुछ नहीं, किसी मामले की पूछताछ है और क्या। चिंता नहीं करो, यहीं पास की चौकी में है लड़का, कुछ देर में आ जाएगा। उसने मुनमुन की आंखों में आंखें डालकर कहा। सलीम ने आगे बढ़कर मुनमुन की हथेली से परवेज की कलाई को आजाद करवाया और आंख के इशारे से मुनमुन को सरकारी काम में बाधा बनने से रोका। मुनमुन की हथेली का दबाव कमजोर हुआ तो पुलिस वाले परवेज को लेकर आगे बढ़ गए। भीड़ पीछे छूटी जा रही थी। गली के मोड़ पर परवेज ने पीछे मुड़कर खाला को आवाज लगाई,
खाला, ऑफिस में फोन जरूर करवा देना कि मैं आज लेट से पहुंचूंगा। थोड़ी देर भीड़ अटकलें लगाती रही, फिर सब अपने अपने काम में लग गए। सलीम परेशान हाल कुछ देर सोचता रहा, फिर तैयार होने लगा। उसे खाने का डिब्बा लेते देखकर मुनमुन बोली, आज तुम काम पर मत जाओ, पता नहीं शायद चौकी जाना पड़े। परवेज को ले गए हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सलीम ने एक नजर मुनमुन की तरफ देखा, फिर खड़ा हो गया। ठेकेदार दिहाड़ी काट लेगा, जाना पड़ेगा। जाऊंगा तो कुछ पैसों का इंतजाम करता आऊंगा, तू चिंता नहीं कर, मैं जाते वक्त चौकी से होता हुआ जाऊंगा। कहकर सलीम बाहर निकल गया। चौकी गया तो एक पुलिस वाले ने उसे अंदर घुसने से मना कर दिया। कुछ देर बैठा रहा। सलीम ने देखा परवेज अंदर ही था, बातचीत चल रही थी। सलीम बाहर ही बैठ गया। परवेज की चिंता के साथ उसे काम की चिंता भी खाई जा रही थी। सलीम आखिर कितनी देर बैठता। परसों ही उसे पेंट का नया काम मिला था। देर से जाने पर ठेकेदार दिहाड़ी काट लेता। मुनमुन अफसाना और समंदर को स्कूल छोड़कर आज काम पर नहीं गई। जुबैर जो बीमार था, उसके लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई और यही सोचा परवेज आ जाएगा तो दोनों ही अपने अपने काम पर निकल जाएंगे। सुबह से दोपहर हो गई, परवेज नहीं लौटा। अब मुनमुन घबराने लगी। परवेज अभी तक क्यों नहीं आया? बार बार मन 100 अटकलें लगा रहा था। कितनी दफा मुनमुन का मन किया कि खुद ही चौकी जाकर परवेज का पता लगाया है, पर बार बार सलीम की आंखों का इशारा आड़े आ गया कि बेकार सरकारी काम में अड़ंगा नहीं डालना। आज मुनमुन के काम की छुट्टी तो हो ही गई। बच्चे स्कूल से लौट आए तो मुनमुन की बेचैनी बढ़ी। बार बार घर के अंदर बाहर चक्कर काटती सोच में डूबी थी कि अचानक सामने से सलीम आता दिखाई दिया। सलीम रोज की तुलना में आज आधी दिहाड़ी करके ही आ गया। मुनमुन ने उसे रास्ते में ही परवेज के अब तक न लौटने के बारे में बता दिया। सलीम ने सोचा था कि अब तक तो परवेज आ चुका होगा, पर सच जानकर उसे चिंता हुई। खाने का डिब्बा मुनमुन को थमाकर सलीम सीधा चौकी चला गया। साहब, वो मेरा लड़का सुबह आया था, आप ले आए थे उसे, अब तक घर नहीं लौटा। चौकी के बाहर सुबह घर आए पुलिस वाले को पहचान कर सलीम ने कहा। वो लड़का? वो तो। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, अंदर से निकलते एक दूसरे पुलिस वाले ने कहा, उससे अभी बात चल रही है, बड़े साहब अभी नहीं आए हैं, एक बार वह आ जाए फिर भेज देंगे तुम्हारे लड़के को, तू घर जा। दूसरे पुलिस वाले ने दमदार आवाज में कहा। सलीम परेशान जरूर हुआ, पर खबर लेकर लौट आया। ऐसा क्या पूछ रहे हैं परवेज से अब तक? कब आएगा परवेज? सलीम के घर लौटने की देर थी कि मुनमुन ने सवाल दाग दिए। मुझे क्या पता, कहा तो है थोड़ी देर में आ जाएगा, बताया तो। सलीम ने कमर सीधी करते हुए कहा। क्या बताया? तुमने कुछ पूछा ही नहीं होगा अच्छी तरह, आदत है तुम्हारी। मिलकर आए परवेज से, उसने कुछ खाया वाया? मुनमुन को किसी करवट चैन नहीं था। हाँ, मेरी तो आदत है कुछ नहीं पूछने की, है ना? जा तू ही पूछा, तुझे सब बता देंगे और मिलवा भी देंगे, चाय वाय भी पिलाएंगे। इस बार सलीम का गुस्सा तंस की धार पर कसकर फूटा। मुनमुन शांत हो गई। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम होने को आई। अब सलीम की घबराहट भी बढ़ने लगी। मुनमुन ने सुबह से एक दाना मुंह में नहीं डाला। हर आहट पर परवेज के आने की उम्मीद से उसका दिल चौंक चौंक पड़ता। सुबह से काम पर गए लोगों का लौटना शुरू हुआ। आते जाते कुछ लोगों ने परवेज की खबर ली तो उन्हें भी हैरानी हुई कि जरा से लड़के से दिन भर में ऐसी क्या पूछताछ चल रही है आखिर। थोड़ी देर में नेचू भी आ गया। उसने भी परवेज के ना लौटने पर हैरानी जताई और सलीम के साथ चौकी चलने की बात कही। नेचू ने रामपाल को साथ ले लिया। रफीकुद्दीन, नेचू के साथ कुछ और लोग भी सलीम के साथ हो लिए। चौकी सुबह की तरह अपनी लय में थी। पुश्ते के लोगों को एक साथ आते देखकर चौकी के पुलिस वाले सावधान हो गए। परवेज को बाहर लाओ। चौकी के बाहर पहुंचकर नेचू और सलीम ने पुलिस वालों से कहा, ये क्या शोर मचा रखा है? इस बार अंदर से चौकी का इंचार्ज बाहर आया। शोर की बात नहीं, हमारा बच्चा सुबह से भूखा प्यासा यहाँ है, बहुत देर हो गई अब तो। तुम लोग घर पहुंचो, लड़का पीछे पीछे ही आ जाएगा, इंचार्ज ने पूरे इत्मीनान से कहा। पर साहब, उसको तो बहुत देर हो गई है, पहले भी कहा था घर पहुंचो आ जाएगा। अब सलीम से रहा नहीं गया। काम ही ऐसा है, देर हो जाती है, लंबी पूछताछ है। इंचार्ज फिर से बोला। एक बार बाहर तो ले आते साहब, देखकर ही तसल्ली हो जाती। सलीम ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ऐसे कैसे ले आऊं बाहर? बड़े साहब बैठे हैं अंदर, पूछताछ चल रही है, 2-1 लड़के और भी हैं। कहा ना घर जा, इंचार्ज ने जोर देकर कहा। उसके कहने से भीड़ वापस नहीं पलटी तो वह और दमदार आवाज में बोला, चलो सबके सब, भीड़ मत लगाओ यहाँ।
थोड़ी देर में सिपाही जिप्सी में घर छोड़ देगा तुम्हारे लड़के को मोड़ तक, या फिर भीड़ लगाई तो सबको अंदर कर दूंगा, समझे? इस बार खींच में भरकर भीड़ को धमकी देते हुए इंचार्ज भीतर चला गया। हताशा में लोग पुश्ते की ओर लौटने लगे, पर मंथन जारी रहा। थोड़ी दूर चलकर सलीम से रहा नहीं गया। भाई, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो हद ही हो गई है। लड़के से ऐसी भला कौन सी पूछताछ हो रही है जो सुबह से अब तक पूरी नहीं हुई? सलीम हताशा में वहीं पुलिया पर बैठ गया। सही कह रहा है भाई, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। बार बार चौकी से भगा देते हैं, हमारी तो ये सुनेंगे नहीं, अब तो कुछ और ही करना होगा। नीचू ने सलीम की बात का जवाब दिया। मुनमुन की मैडम है सुगंधा, मेरी समस्या उन्हें ही बताना ठीक रहेगा। वो आकर बात कर लेंगी चौकी पर, बड़े लोग हैं आखिर, उनकी तो सुनेंगे ही। सलीम ने समस्या का हल निकाला तो बाकी सबने भी हामी भरी। मुनमुन ने सारा मामला जानकर पास की परचून की दुकान से सुगंधा के घर फोन किया, पर घंटी देर तक बजती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया। रात घिरने लगी, हताशा में सबकी एक ही राय बनी, पूनम को यहाँ लाया जाए। फौरन सलीम और नेचू बिहारी बिल्डिंग पहुंचे। खबर सुनकर पूनम भौचक रह गई। फरीदा भी पूनम के पास ही खड़ी थी, उसने भी जब सुना तो उसे भी हैरानी कम नहीं हुई। पूनम ने सोचने में देर नहीं लगाई। परवेज पूनम के स्कूल में पढ़ा था, सारे मामले को जानकर उसका चिंतित होना स्वाभाविक था। पूनम के साथ से सभी में उम्मीद की किरण जागी। किसी से नहीं छिपा था कि पूनम के पास चौकी, थानों आदि के अफसरों से बात करने का सलीका था। सब जगह उसकी बात सुनी जाती थी। फरीदा के बेटे फुरकान के संग परवेज खूब खेला था, उसका घर आना जाना भी रहा था, इसलिए फरीदा ने रशीद को भी उन लोगों के साथ जाने के लिए कहा। पुष्टे से राधा, सुनीता, परमेश्वरी, गुड़िया, नेचू के पिताजी सहित कई अड़ोसी पड़ोसी भी हकीकत जानकर आड़े वक्त में संग हो लिए। नेचू ने रामपाल को साथ लेना सही समझा। शुरू में दूसरे धर्म का मामला होने पर रामपाल ने आनाकानी की, पर बाद में जब नेचू ने उसे डांटा, समझाया, मोहल्लेदारी का वास्ता दिया, तो वो भी संग हो लिया। मुनमुन का बड़ा लड़का जुबैर भी अपने भाई के लिए उन लोगों के साथ गया। पूनम ने सबको चौकी से कुछ दूरी पर रुकने के लिए कहा। सलीम के साथ पूनम चौकी की ओर बढ़ी, पर एकाएक ठिठक गई। चौकी की ओर न जाकर पास के चाय के खोखे की ओर बढ़ चली। उसने चौकी के बाहर खोखा चला रहे आदमी से परवेज के बारे में पूछताछ शुरू की तो चाय वाले ने बताया, हाँ याद है मुझे, सुबह लाए थे लड़के को, 16-17 का रहा होगा यही कोई। हाँ हाँ वही वही, कहाँ है वो? चाय वाले की बात सुनकर सलीम उत्तेजना में बोला, कहते हैं थाने में है, पर सुबह से एक बार भी उसकी सूरत किसी ने नहीं देखी, कुछ जानते हो भैया? गर्भवती पूनम के इस सवाल पर चाय वाले ने उसे देखा। पूनम एक हाथ के सहारे से कमर को पकड़े थी, गर्दन से पसीना बह रहा था, चलकर आई थी तो हाँफ भी रही थी। पूनम की चिंता जानकर चाय वाले ने आंखों देखा सच पूरा बता दिया। सुबह तो ठीक ठाक आया था लड़का, बड़ी देर तक अंदर ही रहा, पर शाम को देखा मैंने, करीब 4 बजे की बात होगी। उसकी हालत ठीक नहीं थी, अपने पैरों पर चल नहीं पा रहा था। एक सिपाही ने उसे कंधे पर डाल रखा था। लड़के का शरीर झूल रहा था। जल्दी से उसे जिप्सी में डाला और कहीं ले गए। चाय वाले से सच जानकर सलीम और पूनम के पैरों के तले की जमीन कांप गई। खुद को संभालती पूनम बोली, कहाँ ले गए हैं? ये तो पता नहीं, पर शायद अस्पताल ले गए हों। चाय वाले ने कहा, कौन से अस्पताल? पूनम और सलीम ने एक साथ पूछा। पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता, पर किसी की जांच वांच करवानी होती है तो वही अरविंद अपने लोकनायक अस्पताल ही ले जाते हैं। चाय वाले की बात सुनकर दोनों सकते में आ गए। सलीम का दिमाग काम नहीं कर रहा था, पर पूनम ने कुछ सोचकर उससे कहा कि फौरन लोकनायक अस्पताल की ओर निकल जाए, बाकी हम सब लोग चौकी जाकर पता लगाते हैं। सलीम अपने लड़के जुबैर को लेकर अस्पताल की ओर भागा। इधर पूनम ने चौकी के बाहर खड़े पुलिस वाले से भीतर जाने और बात करने की इच्छा जताई तो उसने साफ मना कर दिया। बात तो दूर, चौकी में किसी को घुसने की भी इजाजत नहीं दी गई। हार कर पूनम सहित सभी लोग चौकी के बाहर खड़े होकर परवेज को बाहर लाने के लिए हल्ला मचाने लगे। वे बार बार मासूम परवेज को छोड़ देने की बात दोहराने लगे। हंगामा सुनकर आसपास के कई लोग वहां इकट्ठे हो गए, जिनका इस मामले से कोई भी संबंध नहीं था। शोर शराबा बढ़ने लगा। चौकी के बाहर की हालत भांप कर इंचार्ज ने बिना समय गवाए वायरलेस पर खबर देकर एडिशनल फोर्स बुलवा ली। कुछ ही देर में पास के थानों और चौकियों के सिपाही आ गए। हंगामे को रोकने के इरादे से उन्होंने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। भीड़ पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगी। गुस्साई पुलिस के लाठीचार्ज पर
कई लोग घायल होकर जमीन पर गिर पड़े, कितने लोगों के सिर फट गए और हाथ पैर में चोट आई। पूनम के हाथ पर भी लाठी पड़ी। खुद को बचाते हुए पूनम एक कोने में चली आई। वह अब भी कोशिश में थी कि लड़ाई झगड़े की बजाय बातचीत से समस्या का हल निकले। उसे हैरानी हो रही थी कि एक जायज सवाल की प्रतिक्रिया इस कदर हिंसक क्यों हो उठी। पूनम ने एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर सिपाहियों के धक्के से पूनम गिरने को हुई कि मुनमुन आगे आई और उसने पूनम को थाम लिया। खुद को भीड़ और लाठीचार्ज से बचाती पूनम ने देखा, एक पुलिस वाले ने पत्थर उठाकर चौकी की खिड़की पर दे मारा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। पूनम की समझ नहीं आया आखिर ये माजरा क्या है। इससे पहले कि पूनम कुछ और सोच पाती, एक पुलिस वाला अचानक जमीन पर गिर पड़ा। मार दिया चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की देर थी कि भीड़ पर आंसू गैस छोड़ दी गई। जब तक भीड़ संभलती, फोर्स ने उन्हें घेर कर पकड़ना शुरू कर दिया। सूरज, रशीद, पूनम, नेचू, मुनमुन सहित कुल 35 लोगों को घसीट-घसीट कर गाड़ियों में डाला गया। गाड़ियां जब वहां से निकल रही थी, तो सबने देखा चौकी के बाहर पुलिस वाले खड़े थे। गाड़ियां आगे बढ़ रही थीं, चौकी पीछे छूटने लगी। पूनम ने चौकी की तरफ देखा, वहां कई पुलिस वाले खड़े थे। वहीं पास एक मोटरसाइकिल और जिप्सी खड़ी थी। पुलिस वाले उनके पास खड़े बतिया रहे थे। कुछ देर बाद चौकी के घेराव और पत्थरबाजी करने के इल्जाम में सारे लोगों को थाने में ले जाकर बंद कर दिया गया। सलीम अपने बेटे जुबैर के संग लोकनायक अस्पताल की ओर भागा। अस्पताल पहुंचने पर यहाँ वहां परवेज की तलाश करने लगा। अस्पताल के गलियारों में बेतहाशा दौड़ते हुए उसके कदम अचानक थम गए। इमरजेंसी वार्ड के बाहर उसे कुछ पुलिस वाले खड़े दिखाई दिए। उनमें से चौकी के 2 सिपाही वही थे जो सुबह सलीम के घर आए थे। सलीम उन्हें पहचान कर उनकी तरफ लपका। जुबैर उसके से कदम मिलाए था। पुलिस वाले भी उसे पहचान कर हरकत में आ गए। उनमें से एक वार्ड का दरवाजा बंद करने के लिए आगे दौड़ा, पर तब तक सलीम वार्ड के पास पहुंच गया। वार्ड के भीतर सामने ही एक स्ट्रेचर पर परवेज लेटा हुआ था। उसे देखकर सलीम की इंद्रियां जड़ हो गईं, पैर बेहरकत होने लगे, शरीर से जैसे खून की आखिरी बूंद भी निचुड़ गई हो। सलीम चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। स्ट्रेचर पर परवेज का शरीर कपड़े से लिपटा था। जुबैर उसे देखकर बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा, पुलिस वालों को गालियां देने लगा। पूरे इमरजेंसी वार्ड में शोर मच गया। आंसू पहुंचता जुबैर चीखने लगा, मार डाला, मेरे भाई को मार डाला। लाचार स्थिति में सलीम का गुस्सा आंसू बनकर पिघल रहा था। वह बुदबुदाने लगा, अल्लाह सब देख रहा है, सबके सब दोजख में जाओगे, कभी भला नहीं होगा तुम्हारा। वार्ड के लोग चौंक कर उन दोनों को देख रहे थे। तभी जुबैर को एक पुलिस वाले ने पकड़ा और बाहर चलने का इशारा करते हुए उसे खींच कर ले गया। रोता हुआ सलीम वहीं वार्ड के बाहर ही बैठा रहा। कुछ देर बाद सलीम ने हिम्मत बटोर कर पूछा, क्यों मारा इसे? अपने आप मरा है, हम क्यों मारेंगे? तुम लोग सब एक जैसे ही होते हो, तुम्हारी करनी का अंजाम है ये, पुलिस वाले ने निस्पृहता से कहा। सलीम फटी आंखों से उसे देखता रह गया। गुस्सा, लाचारी और अकेलापन उसे खाए जा रहा था। वह एक लंबी चीख के साथ रोने लगा। तभी सादी वर्दी में एक और पुलिस वाला उसके पास आया और बोला, देख भाई, जो होना था हो गया। तेरे चिल्लाने से तो लड़का वापस आने से रहा। लड़के पता नहीं क्या क्या करते फिरते हैं, माँ बाप को भी पता नहीं चलता। तुझे पता है क्या करता था? ये कौन था तेरा? जेब से चरस मिली है इसके। कौन सप्लाई करता था? तू तू करता था या तेरा दूसरा लौंडा? मैं तो एक बात कह रहा हूँ, कार्यवाही पूरी कर और यहाँ से निकल। एक बार फंस गया तो लंबा जाएगा। सलीम हैरानी से पुलिस वाले को देखने लगा। गुस्से और दुख से उसकी आत्मा जल रही थी। आंखों के आगे सब धुंधला था। उसने आंसू पहुंचे और बड़ी मुश्किल से शब्द बटोर कर कहा, मेरा लड़का कोई गलत काम नहीं करता था और न मैं कुछ गलत काम करता हूँ। मेरे लड़के की जगह यहाँ आपका लड़का होता, तब भी क्या आप मुझे यही समझा रहे होते? सलीम की हिचकियां बंधी हुई थी। सादी वर्दी में सादी वर्दी वाले ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जोर से दबाया। कहाँ का रहने वाला है तू? जबान से तो बंगाली लगता है। कितने साल हो गए दिल्ली में रहते? सलीम को समझ नहीं आया कि अचानक पुलिस वाला यह क्यों पूछ रहा है। सादी वर्दी वाला फिर बोला, देख, तेरा लड़का करता था गलत काम, हो सकता है तुझसे भी छिपाता हो, या क्या पता तुम सब मिले हुए हो। देख, जितना शोर मचाएगा उतना। पुलिस वाले का अनकहा सलीम के चेहरे पर खौफ की लकीरों से बयां होने लगा। सलीम ने नजरें घुमाकर परवेज को देखा। उसका चेहरा अजीब सा नीला था।
कितना दर्द सहा होगा परवेज ने, यही सोचकर सलीम थर्रा गया। उठ जा परवेज, ओ परवेज। उसके भीतर आवाजों का एक संसार उठ खड़ा होने लगा। अचानक उसने जुबैर को देखा। वो अभी तक नहीं लौटा था। उसने सब तरफ आंखें घुमाई, जुबैर कहीं नहीं था। साहब, हमारा दूसरा लड़का अभी बाहर ले गए थे, कहाँ है वो? सलीम ने सिपाही से पूछा। होगा यहीं बाहर ही, सिपाही ने बेदर्दी से जवाब दिया। सलीम दौड़कर बाहर आया, पर वहां न जुबैर था न वो सिपाही। वह उल्टे कदमों से अंदर आया। हड़बड़ाए सलीम ने सिपाही से सवाल किया, मेरा जुबैर कहाँ है साहब, बता दो। हो सकता है चौकी ले गए। सिपाही बेफिक्री से बोला, इधर परवेज, उधर जुबैर, एक लाश और एक जिंदा। सलीम एक और जिंदगी के लाश होने की कल्पना से थर्रा गया। अस्पताल से चौकी पर आया तो उसने देखा पुलिस की जिप्सी जल रही थी और पास ही एक मोटरसाइकिल से धुआं उठ रहा था। सड़क पर बोतलें, पत्थर जगह जगह बिखरे पड़े हैं। उस जगह एक फोटोग्राफर और उसका सहयोगी वीडियो बना रहा था। सलीम कांपते कलेजे से चौकी की तरफ बढ़ा। जुबैर को वहां बैठे देख सलीम की जान में जान आई। शुक्रिया। एक ऐसा अंश है जिसको कि मैंने पहली बार पढ़ा तब भी मेरे आंसू आए, जब दूसरी बार पढ़ा तब भी आंसू आए, और जब प्रज्ञा जी पढ़ रही थी तब भी मेरी आंखें नम हो रही थी। और ये प्रश्न बहुत सारे उठा रहा है ये अंश। एक व्यक्ति को बांग्लादेशी कह देना कितना आसान है। हम आराम से कह देते हैं कि यमुना पुष्कर में जो रहते हैं वो बांग्लादेशी है। हम ये नहीं देखते कि उस बच्चे के सपने क्या थे। वो पढ़ रहा था, फिर पढ़ने हाई स्कूल पढ़ने के बाद उसके और आगे पढ़ने की इच्छा थी, वो नौकरी कर रहा था, उसकी छोटी-छोटी खुशियाँ शुरू हुई थी, उसका जीवन शुरू हुआ था। लेकिन उसको पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद उसको किस तरह से मारा गया, ये अंश बार-बार या जितनी भी बार पढ़ा जाता है उतनी बार आंसू आते हैं, और हर बार यही लगता है कि किसी को बिना शिनाख्त किए, बिना जाने, बिना पहचाने हम कितनी आसानी से दोषी कह देते हैं। सरकार कहती है और आम जनता भी कहती है। इसके लिए ऐसे लेखकों की जरूरत होती है जो इधर का सच दिखा सके, और प्रज्ञा जी की कलम ये काम हमेशा से करती रही है। मैंने हमेशा से उनको शुरू से पढ़ा है और वो हमेशा से शोषितों और वंचितों की बात बताती रही हैं कि इधर का भी सच जानो, केवल दिन के उजाले को मत देखो, रात की कहानी भी सुनो। तो इसी रात की कहानी जो दिन के उजाले को लेकर के आती है, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अपने वक्ता मनीष वैद्य जी को। उससे पहले आदरणीय मनीष वैद्य जी का परिचय मैं देना चाहती हूँ। मनीष वैद्य जी सुपरिचित कथाकार, पत्रकार हैं। उनकी शिक्षा एमए, एमफिल हिंदी साहित्य, राहुल संस्कृत एंड शोध। कुछ रचनाओं का ताइवान की मैंडरिन, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और उड़िया में अनुवाद। कहानी संग्रह टुकड़े टुकड़े धूप 2013 में, फुगाटी का जूता 2017 में, वांगछी 2024 में। सम्मान प्रतिष्ठित वागीश्वरी सम्मान। पानी के नवाचारी कामों पर एक किताब आई है, जमा रसीदें 2019 में। फुगाटी के जूते पर पहला अमर उजाला शब्द छाप सम्मान के साथ 1 लाख रुपए की धनराशि जो सम्मान का एक हिस्सा है। और नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों प्रदान किया गया 2018 में। फुगाटी का जूता पर ही शब्द साधक रचना सम्मान 2019 नई दिल्ली में। श्रेष्ठ कथा कुमुद टिक्कू सम्मान 2018 में। प्रेमचंद सृजनप्रीत से कहानी के लिए सम्मान 2017 में। यशवंत अरगरे सकारात्मक पत्रकारिता सम्मान 2017 में। कहानी के लिए प्रतिलिपि सम्मान 2018 में। हंस पहल कथादेश वागर्थ नया ज्ञानोदय पाखी कथाक्रम समकालीन भारतीय साहित्य इंद्रप्रस्थ भारती आकार बहुवचन लम्ही पूर्वग्रह परिकथा वीणा साक्षात्कार सहित महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाओं में 100 से ज्यादा कहानियां प्रकाशित। कहानी भूली भटियारिन का कुआं महाराष्ट्र में बीकॉम द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल। पानी, पर्यावरण और सामाजिक सरोकारों पर 350 से ज्यादा आलेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित। आकाशवाणी से भी प्रसारण। संप्रति पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा। तो आदरणीय मनीष वैद्य जी को
मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि इस कांधों पर घर पर अपने विस्तृत विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। आज इस बहुत अच्छे आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं आपको और पूरे अटूट बंधन परिवार को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आप इस कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं। लगातार मैं देख रहा हूं, अच्छी किताबों पर बातचीत जारी रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी किताबों पर बातचीत होगी तभी हम इन किताबों से जुड़ पाएंगे और पाठकों को जोड़ पाएंगे। और जब पाठक इन्हें पढ़ेंगे तो हम जो बार बार कहते हैं कि हिंदी में पाठक खत्म हो रहे हैं, पाठक कम हो रहे हैं, उनको अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे इस तरह के आयोजन से। इसलिए इस तरह के आयोजन लगातार होते रहें। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के आयोजन में प्रज्ञा जी की किताब कांधों पर घर पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रज्ञा जी को हम लगातार लगभग, मैं अपनी बात करूं तो मैं लगभग 2015 के आसपास से लगातार पढ़ रहा हूं। इन 9-10 सालों में उनका जो कथाकार पूरी तरह से विकसित हुआ है और आज जिस तरह से वो उपन्यासों में अपनी बात को कह पा रही हैं, उस पूरी यात्रा का, उस पूरी कथा यात्रा का, उस पूरी विकास यात्रा का मैं एक पाठक के तौर पर साक्षी भी रहा हूं। मैं लगातार उनको पढ़ता रहा हूं। सामाजिक सरोकारों की बात हो या हिंदी में अलग तरह की लिखने की बात हो, प्रज्ञा जी हमेशा एक तरह से कहानी हो या उपन्यास हो, अपनी बात को बड़ी शिद्दत से रखती रही हैं। पिछले जो उनके उपन्यास रहे हैं, दो खासतौर पर कहानियों की बात कर ही सकते हैं। दो उपन्यास जो पिछले रहे, गुदड़ बस्ती और एक बाद में आया धर्मपुर लाज के नाम से, दोनों उपन्यास भी लगभग दिल्ली की पृष्ठभूमि पर और दिल्ली की बात करते हुए, एक शहर और उसकी समस्याओं से रूबरू होते हुए और बड़े तबके की बात करते हुए शुरू होते हैं और अपनी बात कहते हैं। लेकिन ये जो कांधों का घर अभी आया है, लगभग 250 पृष्ठों का उपन्यास है, 250 पृष्ठों को समेटे हुए है। मैं जब इसे पढ़ रहा था और अभी वंदना जी भी इस बात को कह रहे थे कि ये उपन्यास हमारे भीतर एक तरह से रच जाता है, एक तरह से बस जाता है जब हम इसे पढ़ते हैं तो बहुत भीतर तक ये हमारे भीतर झंझोड़ता है, हमें खंगालता है, झंझोड़ता है और हमें बार-बार एक खास तरह की संवेदनशीलता से यह रूबरू कराता है। बहुत संवेदना के साथ उन्होंने इस पूरे उपन्यास को लिखा है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अलग तरह की दुनिया की बात करता है। जिस तरह हम देखते हैं कि एक शहर के भीतर कई तरह की दुनियाएं होती है और इसका जिक्र उन्होंने अपनी भूमिका में भी किया है, तो ये एक बिल्कुल अलग तरह की दुनिया है और हमारे आसपास की दुनिया है। ऐसा भी नहीं कि अलग तरह की दुनिया होने के नाते हम इसे कहीं बाहर देख पाते हैं, हमारे आसपास नहीं देख पाते लगभग। और जैसा कि वंदना जी शुरू में कह रहे थे कि दिल्ली की बात है, दिल्ली का उपन्यास है, लेकिन ये दिल्ली का उपन्यास भी नहीं है। ये लगभग देश के किसी भी शहर का उपन्यास हो सकता है। और एक अच्छी कथा की ये एक अच्छी बात भी होती है कि वो लिखा लोकल रेफरेंस में जाता है, लेकिन अंततः उसके जो कथानक है और उसका जो सरोकार है उससे वह ग्लोबल हो जाता है और वो सब जगह माना जाता है कि ये हम एक महाआख्यान के रूप में इस को देखते हैं। इसमें विस्थापन की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस विस्थापन से बड़ी बात है कि विस्थापन दर विस्थापन की कहानी। अकेले एक विस्थापन की बात इसमें नहीं है। एक विस्थापन वो है जब पूनम, सूरज और नेचू जैसे लोग बदायूं जैसे कस्बों से, शहरों से निकलकर, छोटे गांव से निकलकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं रोजगार की तलाश में, दो रोटी की तलाश में। और यहाँ जिस तरह से उनके साथ सब कुछ होता है और जिस तरह वो एक व्यवस्था के शिकार होते हैं, वो अकेले दिल्ली की बात नहीं है, बल्कि जैसा वंदना जी कह रही थी कि कानपुर या चंडीगढ़ और किसी शहर में भी हो सकता है। हमने ये मध्य प्रदेश में भी बहुत देखा है। मध्य प्रदेश के शहरों में, खासतौर पर इंदौर में अभी भी बहुत सौंदर्यीकरण हुआ है और हमें पता है कि सौंदर्यीकरण किस कीमत पर होता है, आज का विकास किस कीमत पर होता है। हमने नर्मदा घाटी के आंदोलन को भी देखा, जिस मेघा पाटकर ने जिसको लीड किया लंबे अरसे से। तो इन सब सवालों से यदि आप गुजरते हैं तो विस्थापन की जो कहानी है वो बड़ी मार्मिक कहानी एक तरह से इसमें प्रज्ञा जी रचती हैं। और इसकी मार्मिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जैसा वंदना जी भी कहती हैं, इसे पढ़ते हुए हमारी आंखें नम होती है, कई बार हम भीतर से भीगते हैं और
एक जो परिवार इस तरह की दुश्चिंताओं से, इस तरह के पूर्वाग्रहग्रस्त समाज से, व्यवस्था से लड़ता है, हम भी उसके साक्षी बनते हैं, बल्कि संवेदना के तौर पर हम उस के पक्ष में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में खड़े होते हुए अपने आप को पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक हाशिए के उन लोगों की कहानी है, और मुझे तो अब ये भी लगता है कि हम जो अभी तक इन्हें हाशिए के लोग कहते थे, अब इन्हें हाशिए से भी धकेलने की एक तरह की कोशिशें हो रही है, एक तरह के मंसूबे हो रहे हैं कि इन हाशिए से भी इनको हकाल दिया जाए। आखिर ये लोग कहाँ जाएँगे? प्रज्ञा जी ये सवाल अपने उपन्यास के आखिर में छोड़ती हैं, और वो सवाल हमारे भीतर कहीं अटक के, धँस के, फँस के रह जाता है कि आखिर ये लोग इस दुनिया में कहाँ जाएँगे? किस और हाशिए पे इनको डाला जाएगा? जिस गंदगी में, जिस अशिक्षा के माहौल में, जिस बिना स्वास्थ्य की जगह पे, जिस अस्वास्थ्यकर जगहों पर, जिन गंदगियों के साथ ये लोग रह रहे हैं, यदि वहाँ भी हम इन्हें नहीं रहने देंगे, तो अंततः ये लोग किस दिशा में जाएँगे, किस हाशिए पर जाएँगे? हमारा एक समाज और हमारी जो व्यवस्थाएँ हैं, वो शहरों के सौंदर्यीकरण पे आजकल बहुत जोर दे रही हैं। उन्हें शहर बहुत सुंदर चाहिए, जगमगाते चाहिए, चमचमाते शहर चाहिए। बाहर से आने वाले मेहमानों को दिखाने के लिए हम शहरों को चौदहवीं का चाँद बनाने पे तुले हुए हैं। कई तरह के जुमले पिछले दिनों राजनीति में और वादों के तहत किए गए हैं। सड़कें ऐसी होनी चाहिए, किस अभिनेत्री की तरह होनी चाहिए, या तमाम तरह की जो चीज़ें हमारे सामने हैं। हमें एक तरह का विकास चाहिए, हमें एक तरह की बिजली चाहिए, हमें एक तरह का सड़कें चाहिए, बड़े-बड़े फ्लाईओवर चाहिए, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स चाहिए, बड़े-बड़े कल कारखाने चाहिए, सब चाहिए। लेकिन प्रकृति नहीं चाहिए, इस तरह के लोग नहीं चाहिए। और इस तरह प्रज्ञा जी का उपन्यास एक तरह मनुष्यता की तरफ भी जाता है, और वह हमें ये बताता है कि जिस व्यवस्था को ये हाशिए के लोग नज़र नहीं आते, जिनको फूटी आँख नहीं सुहाते, उन लोगों को हटा के हम किस तरह का एक सौंदर्य रचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात राजधानियों तक भेजे जाने वाले लोग प्रतिनिधियों की भी बात है, उन जनप्रतिनिधियों की भी बात है, जिन जनप्रतिनिधियों को इस तरह के लोग ही लगभग वोट देकर चुनते हैं, और वोट देकर वो उन्हें ये ताकत देते हैं कि वो उनके लिए उस तरह के फैसले भी कर सकें, जो फैसले उन लोगों के लिए मनुष्यता के लिहाज से मतलब साधारण लिहाज से भी नहीं, एक सामान्य अर्थ में कहें तो एक तरह से उनके विरोध में है ही, लेकिन मानवता के भी विरोध में, एक मनुष्यता के भी विरोध में, एक मनुष्य के सहज बुनियादी सुविधाओं या उनकी बुनियादी बातों के लिए पीने का, अब जिसे प्रज्ञा जी इस उपन्यास में कहती है कि जहाँ उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ दूसरी जगह उन्हें भेजा जा रहा है, बहुत कम लोगों को भेजा जा रहा है, बाकी लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जो लोग जा पा रहे हैं, उनके लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था वहाँ नहीं है, जहाँ इन्हें धकेला जा रहा है, हकाला जा रहा है। तो ऐसी मार्मिक स्थितियों को जिस तरह ये उपन्यास पूरी तरह कहता है, मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के विस्थापितों का, पूरी दुनिया से बेदखल करने वाले लोगों का एक महाआख्यान है, उनकी एक मार्मिक कथा है, जो इस उपन्यास की तरह से हमारे सामने आती है। और ये सिर्फ उनकी मार्मिक उपन्यास मार्मिकता की ही बात नहीं करता, बल्कि हमें एक तरह का भीतर एक रोष भी पैदा करता है, एक क्रोध भी पैदा करता है कि किस तरह से हमारी पूरी व्यवस्था में भांग घुली, वो चाहे पुलिस प्रशासन के भी इतना अच्छा सुंदर अंश का पाठ किया प्रज्ञा जी ने, जिसमें बताया कि पुलिस किस तरह अत्याचार कर रही है ऐसे लोगों पर, किस तरह मनमाने आरोप उन पर लगा दिए जाते हैं और इतनी बड़ी सजा उसकी दी जाती है कि पूरा परिवार एक तरह से विचलित हो जाता है, परिवार ही नहीं पूरा पुश्ता एक तरह से विचलित हो जाता है, और इन 31 लोगों की फिर लंबी पेशी चलती है, और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये लोग उस खुली जेल से, जिस जेल में लगातार रखे जा रहे हैं उस पीड़ा के साथ, उस पीड़ा से बाहर आते हैं। तो उस खुली भांग, या प्रशासन हो जो लगातार बिना ये सोचे समझे कि किनको हटाना है, कैसे हटाना है, कहाँ करना है, पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद इन्हें विस्थापित करता है। तो ये जो व्यवस्था, पुलिस और हमारे जिसको हम एक तरह का व्यवस्था कहते हैं, या जो हम बात करते हैं, बड़ी-बड़ी बड़े दावे और बड़े वादे किए जाते हैं हमसे, उसके भीतर किस तरह से भांग घुली हुई है, ये उस घुली हुई भांग की बात भी हमें करता है। और मुझे तो ये भी लगता है कि ये मुआवजे और पुनर्वसन का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक बड़े फलक पे पूरी मनुष्यता के डिस्ट्रॉय होने की बात भी करता है। एक पूरे फलक पे किस तरह हम मनुष्यता को छोड़ते जा रहे हैं, और खासतौर पे हम ही नहीं, हमारी पूरी व्यवस्था, हमारी पूरी
जनप्रतिनिधि, हमारी पूरी कहना चाहिए कार्यपालिका और तमाम तरह के जो हम चौथे स्तंभ जिसकी बात करते हैं, पत्रकारिता की जिसकी हम बात करते हैं, और एक समय में ये समझा जाता है कि दुनिया के सारे पक्ष हमारे विरोध में हो जाए, लेकिन एक पत्रकारिता एक ऐसी मिशन था, एक मुहिम थी कि पत्रकारिता कम से कम वो बात रखती थी, उनके पक्ष में खड़ी होती थी मनुष्यता के लिए, और हमेशा एक प्रतिपक्ष में खड़े होकर हमेशा ये सवाल करती थी, सवाल पूछती थी सामने प्रशासन से या व्यवस्था से। लेकिन अब वो व्यवस्था भी हमारे पास से खत्म होती जा रही है। प्रशासन और हमारे कार्यपालिका से पूछने के लिए, अब व्यवस्थापिका से पूछने के लिए अब मीडिया नहीं, अब पत्रकारिता नहीं। अब पत्रकारिता और मीडिया में भी अनीश जैसे लोग हावी हो रहे हैं, उमा और निशांत जैसे लोग कम होते जा रहे हैं, लगातार कम होते जा रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि इस उपन्यास के माध्यम से ही हम यह भी देखते हैं कि चौथा स्तंभ लगभग जो लोकतंत्र का कहा जाता था, वह एक तरह से ढहते ढहते खत्म होने की कगार पर आ गया है, जहां इस पूरे पुश्ते की 1000 से ज्यादा झुग्गियों को नष्टो नाबूद कर दिए जाने की, उन पर बुलडोजर चला दिए जाने की इतनी बड़ी घटना को एक क्लिपिंग भी दिखाने को तैयार नहीं है। इस तरह के मीडिया में आज हम रह रहे हैं, और इस तरह का लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो यहाँ पहुंच गया है। मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार की, प्रशासनिक लापरवाही की और तमाम सारी जो चीजें हैं, जो लीकपोल से हमारे इतने बड़े जहाज जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, इतने बड़े जहाज के जो बहुत छोटे छोटे छेद हैं जहां से पानी भर रहा है हमारे भीतर या हमारे अंदर, उसको भी ये उपन्यास उस जहाज के पेंदे के लीक पोल्स को भी हमारे सामने लेकर आता है। मुझे लगता है ये सूरज की कहानी नहीं, जैसे शुरू में जब उपन्यास प्रारंभ होता है तो हम सूरज की एक समस्या से रूबरू होते हैं कि किस तरह बदायूं में उसके घर में क्लेश होता है या उसके घर में तमाम तरह की चीजें होती है, लेकिन सूरज से आगे बढ़कर यह उपन्यास पूनम की तरफ मुड़ता है, और पूनम एक पूरी तरह से कहें कि एक बड़ी नायिका बन के उभरती है, और वो परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे इस तरह के लोगों की तरफ से खड़ी होकर अपनी बात कहती है। वो अन्याय शोषण के खिलाफ खड़ी होती है और एक सामूहिकता के साथ एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करती है, जहां शिक्षा एक स्कूल चलाती है, और स्कूल के माध्यम से सिर्फ स्कूल के माध्यम से एक नई पीढ़ी को शिक्षा देने की बात ही नहीं करती, बल्कि एक पूरी कॉलोनी को, एक पूरी बस्ती को वो एक तरह से खड़ा करती है, चेतना संपन्न बनाती है और एक बड़े प्रतिपक्ष को रचती है। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े प्रतिपक्ष को रचने में पूनम की एक बड़ी भूमिका है, और यही प्रतिपक्ष जब उपन्यास के आरंभ में आता है तो पूनम की जो पंक्तियां हैं कांधों पर घर, जिससे आज की इस चर्चा की शुरुआत वंदना जी ने की थी, वो कांधों पर घर उनका चेतना का स्वर बन गया है, वो एक तरह से उनकी संघर्ष की गाथा का नारा बन गया है। तो ये जो नारा बनने तक की बात है, और पूनम के इस तरह पूरा पूनम के किरदार में एक घर में रहने वाली, दहलीज के अंदर रहने वाली जो स्त्री है, उस स्त्री के बाहर निकलकर इतने बड़े तौर पर नायिका बन जाने की कहानी भी कांधों पर घर में आती है। कांधों पर घर कई तरह की बातें करता है, और ये यह भी बात करता है, और यह बहुत अच्छी बात है लगी मुझे इस पूरे उपन्यास में, कि जहां इस समय में हमारे आसपास इस तरह के लोग दिखाई देते हैं जो मुंह पर टेप चिपकाए चले जा रहे हैं, जो बोलना पसंद नहीं करते हैं, बुरी बात को बुरा कहना जिनको ठीक नहीं लगता है, ऐसे लोग भी आखिर में जाकर व्यवस्था के खिलाफ खड़े होते हैं इस उपन्यास में, और अंततोगत्वा आखिर में वो उपन्यास से कांधों पर घर और लड़ेंगे हम जैसी बातों को करते हुए वो इस उपन्यास को खत्म करती है। तो मुझे लगता है ये बड़े फलक की बड़ी बात भी करता है, जहां लोगों की चुप्पियां टूटती है, और इस सन्नाटे को तोड़ना भी मुझे लगता है इस उपन्यास की एक बड़ी प्रतीक कथा है, जिसको हमें पाठक पढ़ते हुए जुड़ता है और हमें इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि उपन्यास कई तरह के प्रतीकों को लेकर चलता है, कई तरह की चीजें हम उपन्यास के भीतर देखते हुए चलते हैं। ये उपन्यास हमें ऊपर से एक कथा कहता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर इसमें बहुत सारी अंतर्धाराएं हैं, बहुत सारी अंतर्ध्वनियां हैं, जो लगातार हमें उपन्यास पढ़ते हुए क्लिक होती हैं, बीच बीच में आती हैं हमारे भीतर। वो एक तरह का खटकती हैं, एक तरह का खटखटाती हैं हमें भीतर से,
जैसे उमा और अनिश की जो बहस है वो है, या पूनम की और बाकी लोगों की जो बीच बीच में बहसें आती है, या जो एक नेता है वहां का स्थानीय महावीर, उसके साथ जब पूनम की बातचीत होती तो ऐसे कई पहलू है जहां पे हम इस खटखटाने को, इस हमारे भीतर होने वाली एक तरह की दस्तक को हम हॉन्ट करते हैं, या दस्तक को हम पहचान पाते हैं। मैं शायद ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, समय है 2 मिनट का, राउंड अप कर दो। तो मुझे लगता है कि ये उस दस्तक के कहे जाने की भी कथा है, और ये दस्तक जो देती है बातें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक कृति को बड़ा या छोटा बनाती हैं कि हम किस तरह इसमें दस्तक दे पा रहे हैं, किस तरह पाठक को कहाँ कहाँ हम इसको कहते जा रहे हैं। इस तरह से ये अकेले परवेज के थाने में मार दिए जाने की कथा भी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि अकेले परवेज की नहीं, बल्कि देश में इस समय ऐसे हजारों परवेज मारे जा रहे हैं, व्यवस्था के नाम पर, पुलिस के नाम पर, प्रशासन के नाम पर मारे जा रहे हैं, और उन सब की प्रतीक रूप में परवेज हमें यहाँ दिखाई देता है। और हम उस परवेज के मारे जाने के बाद उस मोहल्ले में आए बदलाव को भी महसूस करते हैं कि किस तरह से एक अकेला परवेज नहीं था, बल्कि उस परवेज के जाने के बाद उस मोहल्ले से हजारों परवेज पैदा होते। और ये हमेशा कहा जाता है कि एक आवाज को आप मारकर दबा सकते हैं, लेकिन वो जब एक आवाज को आप मारकर दबाते हैं तो हजारों हजार आवाजें पैदा होती है, और आप उन सब आवाजों को नहीं मार सकते। ये पूरी इस गंगा जमनी इलाके को पूरी एक मुकम्मल तस्वीर भी पेश करता है, और हमें दिखाता है कि आज से 30-40 साल पहले हमारा समाज इस गंगा जमनी संस्कृति में रह रहा था। इसमें कई जगह प्रसंग आते हैं जब वो उसके यहाँ खाना बनता है, वो खाने जाती है, वो वहां से आता है, इसके त्योहार में वो शामिल होते हैं, उनके त्योहारों में वो शामिल होते हैं, इनके परिवार में जब कोई मुसीबत आती तो वो साथ देते हैं, उनके परिवार में जब कोई कमी होती है, कुछ शोक होता है तो वो साथ। तो ये जो एक हमारे भीतर का गंगा जमनी नाता था, रिश्ता था, एक तरह का स्नेह का धागा था, ये इन 20-30 सालों में किस तरह 80 के दशक की उपन्यास बात करता, 80-90 की, और 90 के बाद के इन 20-30 सालों में हम कहाँ गए हैं, किस तरह हमने उन चीजों को खोया है, उन चीजों की पड़ताल भी ये उपन्यास करता है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि ये उस फिनिक्स की कहानी भी है, और पूनम का जो कैरेक्टर है वो उस बस्ती के खत्म हो जाने की राख को लेकर फिर जिंदा हो जाने की बात भी करता है। ये लोग जहां भी गए होंगे, ये लोग इस यमुना पुष्टे के इलाके से विस्थापित होकर जिस नई जगह गए होंगे, निश्चित तौर पर एक एक पूनम उन सब के साथ गई है, और उस पूनम ने इनको फिनिक्स बनाना सिखाया है, और फिनिक्स बनाया सिखा देना ही मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिनिक्स जब मरेगा तो उसकी राख से फिर एक फिनिक्स पैदा होगा, और फिनिक्स फिर आगे एक संघर्ष की भूमि तैयार करेगा, फिर से एक प्रतिपक्ष की भूमिका तैयार करेगा, फिर से एक विरोध की भूमिका तैयार करेगा, और बार बार ये कहेगा कि जो गलत है वो गलत है, उस गलत के खिलाफ आवाज उठाना हमारा धर्म है, हमारा काम है, हमारी मनुष्यता है। उस मनुष्यता के सवाल बार बार पैदा होते रहेंगे इस उपन्यास पर बात बहुत की जा सकती है, लेकिन बाकी वक्ता भी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण वक्ता है, राजनारायण बौहरे जी अग्रज हैं, हरीश राय जी हैं, जिनको सुनना हम इस उपन्यास के दर्द चाहेंगे। और मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा। एक बार फिर से प्रज्ञा जी को बधाई, और वंदना जी को इस अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा विश्लेषण किया। शुक्रिया मनीष जी, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने बात रखी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से आप एक एक बिंदु को खोला, और बिल्कुल सही कहा आपने कि ये उपन्यास ऐसा संवेदना अंदर महसूस करा देता है कि हम लोग तड़प उठते हैं कि कहाँ गए होंगे ये लोग, देख आए जाकर के उनको। ये तड़प प्रज्ञा जी की कलम की मतलब ताकत है कि वो तड़प पाठक के मन में उत्पन्न करा देती है कि ये कहाँ गए हैं, कहाँ बसे हैं, और साथ में वो पूनम के रूप में एक उम्मीद भी बांधती है कि जहाँ भी वो जाएंगे एक पूनम जाएगी, और आपने कहा कि जिस जिस ग्रुप में जाएंगे उस ग्रुप में एक पूनम होगी। तो ये एक निराशा के बीच जैसे आशा जगाता है, सकारात्मकता जगाता है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अपने दूसरे आदरणीय वक्ता हरीश राय जी को, और उनका परिचय।
छोटा सा परिचय। बहुत बहुत शुक्रिया वंदन। परिचय छोटा सा मैं देना चाहूंगी आपका। कोई जरूरत नहीं है वैसे तो। जी, हाँ, आप कथा लेखन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नाम ठीक है। है। 4 उपन्यास नागफनी के जंगल में, मुट्ठी में बादल और दहन व माटी राख के साथ साथ प्रकाशित है। 8 कहानी संग्रह बर्फ होती नदी, उधर भी सहारा, अंतिम पड़ाव, वजूद के लिए, सुबह सवेरे, किस मुकाम तक व महफिल व कलम प्रकाशित हैं। इसके अतिरिक्त सामयिक विषयों से संबंधित 5 अन्य किताबें, भारत विभाजन और हिंदी उपन्यास, सूचना तकनीकी बाजार एवं बैंकिंग, समय के सरोकार, शिक्षा, भाषा और औपनिवेशिक दास्तां, भाषा नीति और लोकहित प्रकाशित है। कथा आलोचना की 3 किताबें, कथा एक यात्रा, कथा सानिध्य व कहानी आज प्रकाशित है। तो बहुत आदर के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप इस उपन्यास में अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में फिर से शामिल किया। अभी मैं 2 हफ्ते पहले ही आपसे मुखातिब था और अंजू शर्मा जी के उपन्यास पर मैंने बातचीत की थी। आज भी उसी ही एक स्तर के उपन्यास पर बात करने के लिए आपके बीच में हूँ। प्रज्ञा जी का ये उपन्यास कांधों पर घर पर मनीष जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और आपने भी बहुत अच्छी भूमिका बांधी और प्रज्ञा जी ने जो अंश पढ़ा वह उपन्यास का बहुत ही मार्मिक अंश था जो कि हमारे हृदय को बहुत गहराई से छूता था। तो इस उपन्यास पर जब मैं पढ़ रहा था तो दरअसल ये उपन्यास दिल्ली को केंद्र में रख करके लिखा गया है और दिल्ली में उन लोगों को केंद्र में रखकर लिखा गया है जो भारत से या उत्तर प्रदेश या पूर्वी भारत से यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए और अपने घर के सपनों को लेकर के यहाँ पर आते हैं। दरअसल दिल्ली एक ऐसा शहर है जो हर रचनाकार को, बहुत सारे रचनाकारों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। थोड़ा सा हम इतिहास में जाएं, मीर गालिब से लेकर के खुशवंत सिंह तक और रघुवीर सहाय ने तो दिल्ली पर बहुत अच्छी एक किताब लिखी है अपने संस्मरणों को लेकर के। रघुवीर सहाय से लेकर के और इकबाल रब्बी तक और दिल्ली पर लोगों ने लिखा। कविताओं का तो बेशुमार कविताएं दिल्ली पर लिखी। दिनकर ने तो वैभव की दीवानी तक दिल्ली को कहा और उन सब लोगों ने दिल्ली को एक अलग ही नजरिए से देखा है। लेकिन जब मैं इस कांधों पर घर को पढ़ रहा था तो ये एक अलग ही नजरिया हमारे सामने आता है दिल्ली को देखने का। प्रज्ञा जी ने अपने इस उपन्यास में और इससे पहले के उनके 2 उपन्यास आए थे, गूदड़ बस्ती और धर्मपुर लॉज, उसमें भी दिल्ली है और वो दिल्ली को उस नजरिए से नहीं देखते हैं जिस नजरिए से बाकी के लोगों ने देखा है। वो एक दिल्ली के उन इलाकों में जाते हैं जो दिल्ली को चमक पैदा करते हैं और जो दिल्ली को एक विराट महानगर बनाते हैं और जिसमें दिल्ली जैसे महानगर के जिनकी बुनियाद में उनका खून पसीना लगा हुआ है, उनके सपनों को और उनके जीवन को, उनके संघर्षों को वो अपने इन तीनों उपन्यास में रखते हैं। उनकी ये दृष्टि ही मुझे उनके इस उपन्यासों को दिल्ली पर लिखे गए तमाम साहित्य से एक अलग करती है और एक खास बनाती है। इसलिए समकालीन उपन्यास साहित्य में जब हम उपन्यास पर बात करेंगे, शहरों पर लिखे उपन्यास पर बात करेंगे, तो ये तीनों उपन्यास एक मील स्तंभ की तरह, एक माइलस्टोन्स की तरह हम लोगों के सामने रहेंगे और ये प्रज्ञा जी ये बताने की कोशिश करती है कि दिल्ली को इस तरह भी देखा जाना चाहिए। दिल्ली में केवल लुटियन दिल्ली ही नहीं है, दिल्ली में यमुना के किनारे पश्तों में रहने वाले हजारों लाखों लोग हैं जो दिल्ली को दिल्ली बनाते हैं। ये प्रज्ञा जी अपने इस उपन्यास में, इन तीनों उपन्यास में बहुत गहराई से हमारे सामने रखती हैं। कांधों पर घर का उपन्यास पढ़कर मुझे ये लगा कि ये उपन्यास एक गंभीर मकसद को लेकर के लिखा गया है। यूं ही ये उपन्यास नहीं लिख दिया गया केवल पढ़ करके, या बहुत रिसर्च किया इन्होंने, जैसे शुरू में बताया, बहुत शोध किया है, बहुत अध्ययन किया है, बहुत मेहनत की है और जिस तरह से ये उपन्यास हमारे सामने है, उस उपन्यास में शोध अध्ययन के साथ साथ एक बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि की भी जरूरत होती है और एक बहुत वैचारिक तैयारी की भी जरूरत होती है।
बहुत कम उपन्यासकार इतनी वैचारिक तैयारी के साथ उपन्यास के क्षेत्र में आते हैं, और उस वैचारिक तैयारी को जब रखते हैं तो उनका एक आइडियोलॉजी जो है प्रज्ञा जी की, वो भी इस उपन्यास की हर घटना में, हर पात्र में समाई रहती है, जो इस उपन्यास को हमें खास अपने समय का एक खास उपन्यास बनाती है। मनीष जी ने और वंदना जी ने भी खूब अच्छी तरह से इस बात को रेखांकित किया कि ये यमुना किनारे रहने वाले लोगों के दुख दर्द की कथा कहता है, उजड़ने की कथा कहता है, उनके सपनों की कथा कहता है, उनके घरों की आकांक्षा को कहता है। लेकिन यदि इस उपन्यास को आप गंभीरता से देखें और इस उपन्यास का जो वितान, जो समय चुना है, वो बहुत बड़ा समय है। मैं हैरान रह गया कि इस बड़े इतने सारे समय को उन्होंने इतने एक कथा के सूत्र में बांधा है। देखिए उपन्यास कहाँ से शुरू होता है। उपन्यास का जो परिदृश्य है कथा का, वो दिल्ली में मेट्रो लाइन बन रही है, दिल्ली में एशियन गेम्स हो रहे हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के काल में चलने वाला आरक्षण है, और ये सारी घटनाएं हैं, पत्रकारिता का चरित्र है। उन घटनाओं की गूंज हमें इस उपन्यास में सुनाई देती है। ये घटनाएं एक अंतःसलीला की तरह मौजूद हैं। मूल कथा तो जो आप लोगों ने बताया वो तो है ही, इस पर मैं आगे थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि ये घटना में जब दिल्ली की सूरत बदलने की कोशिश की जा रही थी, यानी कि ये वो दौर था, उस दौर की कथा है इस उपन्यास में, जब दूरदर्शन में बदलाव हो रहे थे, जब सेलुलर फोन लोगों के घरों में आ रहे थे, और जब शाहदरे से कश्मीरी गेट की मेट्रो लाइन बनाई जा रही थी। हम यदि याद करने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें याद ना आएगा कि वो मेट्रो लाइन कब बसाई गई थी। आज से लगभग 30 साल पहले की कथाओं को इस उपन्यास में समेटा है, और उस उपन्यास 90 की कथा को लेकर के, 90 में हम जब पढ़ते हैं तो ग्लोबलाइजेशन वगैरह वगैरह तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन इन कथाओं को एक सूत्र में पिरोना, इन घटनाओं से उपजी कथाओं को इन सूत्र में पिरोना, ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए बहुत तैयारी, बहुत वैचारिक तैयारी, गहरी अंतर्दृष्टि की जरूरत है, जो प्रज्ञा जी के इस उपन्यास में मुझे दिखाई देती है। उपन्यास में जैसे लोगों ने कहा कि विकास के सवालों पर बहुत बात की गई है, कि विकास की प्रक्रिया में जो दिल्ली में पुश्ता मेरा क्या, पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मेरी समझ में नहीं आया पुश्ता है क्या, ये पुश्ता क्या है। मैं थोड़ा समझने की कोशिश किया तो मैंने इसका अर्थ तलाश किया। मैं सोचता कि यमुना के किनारे बसे हुए लोग हैं, लेकिन पुश्ता दरअसल यमुना के किनारे बने एक टीले नुमा एक जगह को कहते हैं, जो कि यमुना के पानी को रोके भी रखता है और बाढ़ से लोगों को बचाता है। और वहां एक सीमेंट, एक लकड़ी पत्थर से बना हुई एक जगह होती है थोड़ा ऊंचा करके, जहां पर लोग रहते हैं। तब मेरे पुश्ता का कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया कि इस तरह की पुश्ता है। तो बाद में मैंने देखा कि हम जब जाते हैं ITO के पास, राजघाट के पास बहुत सारे ऐसे पुश्ते बने हुए हैं। उन पुश्तों में रहने वाले, उन पुश्तों में आकर बसने वाले लोगों की कथा इस उपन्यास में है, कि विकास की प्रक्रिया में, हालांकि मनीष जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि विकास की प्रक्रिया जब दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है तो किस तरह इन पुश्तों को उजाड़ा जाता है। और केवल उजाड़ने से ही बात नहीं बनती, जिसका प्रज्ञा जी ने कंश का पाठ भी किया, और जो उनको उजाड़ा जाता है वो अपनी एक कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं, और एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हैं। और अंत में इसकी शुरुआत में वंदना जी ने कहा कि अपना टूटा फूटा सामान को अपने कंधों पर लाद कर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर से नए घर की तलाश में, फिर से नए जगह की तलाश में, और फिर से अपने वजूद को फिर से अपने स्थापित करने की जगह में। तो इस तरह की ये विकास की कथा है, और उस विकास की कथा है जिसमें तबाही, जिसके मूल में तबाही है। चाहे हम दिल्ली के विकास में झोपड़पट्टियों में रहने वाले की बर्बादी का देख लें हम, चाहे उत्तरांचल में आजकल जंगलों को काटकर 4 लेन बनाने की बर्बादी का प्रसंग हमारे सामने, चाहे गुजरात में नर्मदा बांध की ऊंचाई को लेकर के जो बढ़ाई गई और बाद में वहां जो विस्थापितों का प्रश्न हो, या ऐसे अभी हाल ही में बंबई में धारावी को उजाड़ करके वहां आलीशान बिल्डिंग बनाए जाने का प्रसंग हो, इन सारे घटनाओं के मूल में जो तबाही है, जो मनुष्यता की तबाही है, वो इस उपन्यास के केंद्र में है, जिसकी वजह से ये उपन्यास एक बहुत बड़ा उपन्यास है।
जैसा कि अभी मनीष जी ने या शायद वंदना जी ने संकेत किया था कि जहाँ-जहाँ इस तरह का विकास हुआ है, वहाँ-वहाँ इस तरह की तबाही ज़रूर होती है। आज जो दिल्ली का रूप हमारे सामने है, एक रचनाकार की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें एक चकाचौंध तो दिखाई देती है, फ्लाईओवर वगैरह सब बड़े-बड़े मॉल, सड़कें, फ्लाईओवर सब दिखाई देते हैं। लेकिन उसे गहरी अंतर्दृष्टि से देखें तो इनके मूल में जो तबाही और जो बर्बादी और जो नृशंसता है, वो भी हमको इसमें दिखाई देती है। आज दिल्ली कितना विराट ले ये उपन्यास केवल दिल्ली का ही नहीं है, इसको किसी भी महानगर के रूप में हो सकता है। इसमें पूनम और किसी भी उपन्यास की नायिका हो सकती है। लेकिन आज जो दिल्ली है, आप देखिएगा जो दिल्ली के लोग हैं अच्छी तरह जानते होंगे, एक तरफ हमारा नोएडा विकास कर गया, एक तरफ गुड़गांव मानेसर चला गया, एक तरफ फरीदाबाद चला गया, एक तरफ लोनी चला गया। दिल्ली एक ऐसे अमीबा की तरह फैल गई है और उस अमीबा के नीचे, उस विकास के नीचे तबाही का एक समुंदर भरा पड़ा है। प्रज्ञा जी की खासियत है इस उपन्यास की कि उन्होंने एक मानवीय दृष्टि से इस उपन्यास को देखा है और विकास की इस अवधारणा को कटघरे में खड़ा किया है। और विकास में इस के वो सवाल भी करती हैं उपन्यास में कि ये कैसा विकास है जो मनुष्यता और मानवीयता को ध्वंस करता है। जो आजकल हम विकास 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 किया चला जा रहा है, वो ऐसा विकास है जो मनुष्यता और मानवीयता को ध्वंस करता है। ये कैसा सौंदर्यीकरण है जिसकी बुनियाद में लोगों का उजड़ना, बिखरना और तबाह होना है। प्रज्ञा की दृष्टि में जो विकास वह विकास है जो लोगों के जीवन को सुधारने के लिए किया जाए। वह विकास है जिसमें लोगों को सुख सुविधाएं और एक संतुष्टि मिल सके। चकाचौंध वाला विकास नहीं है। विकास की इन अवधारणाओं को मैंने मेरी जानकारी में नहीं है कि मैंने कोई ऐसा उपन्यास पढ़ा हो जिसने विकास के अवधारणाओं पर एक सवालिया निशान लगाया हो और विकास के इन को पूरी जो आजकल का विकास है उसको पूरी तरह खारिज कर दिया गया हो और उन नीतियों को भी खारिज कर देता है जिसके मूल में लोगों की खुशहाली नहीं है और जिसके मूल में लोगों का उजड़ना और जगना बसा हो। ये प्रज्ञा जी की एक मानवीय दृष्टि है जो विकास के इन सारे अवधारणा को खारिज कर देती है। जैसे सब लोगों ने कहा कि ये उपन्यास के सभी पात्र दिल्ली आते हैं रोजी रोटी की तलाश में और उन्हें सर छुपाने के लिए पुश्तों में जगह मिलती है। ये सभी पात्र अपना घर बनाते हैं, वहां जाकर अपना जीवन को चलाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, कोई किताबें बेचता है, कोई ढलाई मजदूरी का काम करता है। इन सारे पुश्तों को ये देखे जाए तो बहुत लंबे चौड़ा फैलाव है इन पुश्तों का। प्रज्ञा जी एक फोटोजेनिक तस्वीर से लेकर इस पुस्तक की एक फोटोजेनिक तस्वीर लेती है और उस तस्वीर में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी कथाएं आती हैं। उन सारी कथाओं के एक कैमरामैन की तरह वो एक वहां जाती हैं और जो उन फोटो में जो चीजें आती हैं, जो लोग आते हैं, उनका जीवन को, उनके जीवन के दुखों को, उनके भाव भंगिमा को वो इस उपन्यास में सामने रखते हैं। उपन्यास जो है ये एक खासियत इस चीज की मैंने इस रूप में देखी, ये पूरा का पूरा उपन्यास एक दृश्यावली की तरह हमारे सामने चलता है। यदि मैं इसको एक दृश्यात्मकता का उपन्यास कहूं तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि चाहे आप कोई सा भी दृश्य देख लीजिए, अभी जो प्रज्ञा जी ने पाठ किया एक, उसके अंदर भी, उस कथा के अंदर भी जो दृश्य थे वो दृश्य ही हमें मार्मिकता पैदा करते हैं। उपन्यास में चाहे सब्जी मंडी का दृश्य आप देख लें, एक सब्जी मंडी का दृश्य रखा है, एक डॉक्टर के क्लिनिक का दृश्य रखा है, या बिहारी बिल्डिंग में जो भाग कर लड़कियां आती हैं उनको बचाने का दृश्य है, आंदोलन का दृश्य है, स्कूल का दृश्य है, पूनम के संघर्षों का दृश्य है, महावीर से बातचीत का दृश्य है, पुलिस वाहन से बातचीत करने का दृश्य है, सूरज से बातचीत करने का दृश्य है, अपने परिवार को लेकर के जो बातचीत होती है, जो संवादों के माध्यम से दृश्य हैं। ऐसे कई सारे दृश्य हैं और ये दृश्यों के माध्यम से ही उपन्यास की कथा कही गई है। जिस तरह एक फिल्म में हमारे सामने नरेशन नहीं होता, केवल दृश्य है और उन दृश्यों में ही संवेदनशीलता पैदा होती है। नरेशन में प्रभाव इतना नहीं आता जितना कि दृश्यों में आता है। इसलिए मैं इसको एक दृश्यात्मकता का उपन्यास मानता हूँ और उस दृश्यात्मकता को प्रज्ञा जी ने बहुत खूबसूरती से और बहुत मानवीयता से
और बहुत वैचारिकता के साथ निर्मित किया है। उपन्यास में बहुत सारे पात्र हैं, मैं थोड़ा-सा इसका भी ज़िक्र करूँगा। जैसे सूरज उपन्यास में पूनम सूरज की कथा है, सुगंधा की कथा है, आयशा है, करीम है, इमाम साहब है, अनीस और उमा की प्रेम कथा है। ये सारी कथाएँ हैं, मैं इन कथाओं पर विस्तार से नहीं जाऊँगा। इन सारी कथाओं को उपन्यास में ढालना और सारी कथाओं के सूत्रों को एक मूल कथा से जोड़ना बहुत बड़ी कुशलता की मांग करता है। और इन सारी कथाओं को संयोजन इस तरह करना कि वो मूल कथा से जाकर के जुड़ जाए और उपन्यास की संवेदना को और बढ़ाए, एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। प्रज्ञा जी ने अपने इस उपन्यास में इस चुनौती को बखूबी से अंजाम दिया है। जैसा कि मनीष जी ने भी कहा और कि उपन्यास में जो मूल कथा है वो पूनम की कथा है, पूनम और सूरज की कथा। वह अपने पति के साथ बदायूं से यहाँ आती है, एक वृद्धा रामवती की छोटी सी जमीन लेकर के अपना घर बनाती है, बिहारी बिल्डिंग में रहती है और बिहारी बिल्डिंग में जाकर के वहाँ के जीवन जगत को फिर वो कथा में आती है कि किस तरह वहाँ भागकर लड़कियों की जान बचाती है, पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाती है, पार्टी के स्थानीय नेता महावीर सिंह से मिलकर के पुश्ते में स्कूल खुलवाती है। ये उसका सकारात्मक चरित्र है। वो केवल बसाने तक ही सीमित नहीं रहती है, वो आगे शिक्षा तक वो ले जाती है और उनके स्कूल की बात करती है। और जो पुश्ते में उजाड़ने के लिए लोग आते हैं, पुलिस तंत्र आता है, उसका पुरजोर विरोध करती है। एक उपन्यास में पूनम का एक सकारात्मक चरित्र बना हुआ है। अब जैसे उसमें कई सारी चीजें हैं, कंचनपुरी, गौतमपुरी, मूलचंद कॉलोनी, चीनी कॉलोनी से उजड़ कर जो लोग आते हैं और उन पुश्तों में रहते हैं, उनकी ये कहानी उन्होंने कही है। लेकिन सारे उजड़ कर आते हैं और अपने घर को कंधे पर लादे लादे विभाजित होने के लिए अभिशप्त होते हैं। ये उपन्यास के अंत में स्कूल को उजाड़ने की कथा के लिए जिस गीत को प्रज्ञा जी ने रचा है, जिसका पाठ वंदना जी ने किया, मैं भी चाहता था उस गीत उसको पढ़ूं, वह उपन्यास के मर्म को बहुत गहराई से दर्ज करता है। और जो मनीष जी ने संकेत किया, वही इस गीत के सहारे कांधे पर टूटे फूटे घर को लेकर के और फिर से नया घर बसाने के लिए वो दूसरी तरफ चल जाते हैं। उपन्यास में एक चरित्र है सुगंधा का। ये इस चरित्र को बुनने में प्रज्ञा जी ने बहुत मेहनत की होगी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ताकतवर चरित्र है ये सुगंधा समाज की सेविका है। पुश्तों के जो संघर्ष होते हैं, उनको उजाड़ने के संघर्ष में उनका साथ देती है। जब मैं इस बार-बार सुगंधा जी का चरित्र आता, हालांकि उनके बेटे का अलग से उनका विवाद भी होता है, लेकिन जो सुगंधा जी का जो चरित्र आया है, तो उसको पढ़ते वक्त मुझे मेधा पाटकर की स्मृति हुआ है कि जिस तरह मेधा पाटकर ने नर्मदा आंदोलन के दौरान लोगों को, जो उजड़े हुए लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनको मुआवजा दिलाने के लिए, उनको विस्थापित करने के लिए, सुगंधा भी उसी तरह का चरित्र को प्रज्ञा जी ने रचा है, बेहद कुशलता से रचा है और ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि सुगंधा का चरित्र एक तरफ है और उसका बेटा अनीश है, वो उसके विरोध में खड़ा होता है। सुगंधा पुश्ते में रहने वाले लोगों का साथ देती है, लेकिन उसका बेटा अनीश पुश्ते हुए रहने वाले लोगों को एक हिकारत की नजर से देखता है और इन दोनों के दृष्टियों का टकराव उपन्यास में कई जगह मौजूद होता है। ये कथा केवल उजाड़ने और बसने और अपने घरों को लेकर के ही तक सीमित नहीं रह जाती। प्रज्ञा जी ने बड़े सवालों को भी इस उपन्यास में रखा है। एक बहुत बड़ा सवाल इसमें जातिवाद का सवाल है। जैसे शुरू में मैंने कहा, उपन्यास आरक्षण आंदोलन की घटनाओं को भी स्पर्श करता है। उपन्यास हमें उस समय का भी पता बताता है जब जातिगत आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ बन गया था। बहुत सारे संवाद और विवाद हैं इस उपन्यास में जो इस आरक्षण को, जातिगत आरक्षण को खारिज करते हैं। प्रज्ञा उस आरक्षण को नहीं मानती है। वो एक आरक्षण में भी एक वैज्ञानिकता देखती है। वो जातिगत आरक्षण के सवाल उठाने में, उपन्यास की जो सफलता है वो जातिगत आरक्षण के सवाल उठाने में नहीं है, बल्कि एक जातिगत आरक्षण को लेकर के एक वैज्ञानिक समझ विकसित करने में है। इस समझ को, फैलाव को मैं उस उपन्यास की एक बहुत बड़ी खूबी के रूप में मैं देखता हूं। एक और पक्ष प्रज्ञा जी ने उठाया है
कि जो अक्सर ये हम लोग सुनते हैं मध्यवर्गीय व्यक्ति की सोच है कि जो दिल्ली की खूबसूरती खत्म हो रही है, जो दिल्ली खराब हो रही है, वो कहते हैं कि वो दिल्ली इन लोगों की वजह से खराब हो रही है जो उत्तर भारत से लोग यहाँ आकर के रह रहे हैं, स्लम बस्तियों में रह रहे हैं। ये आरोप, इतना जघन्य आरोप इन पर लगा दिया जाता है कि दिल्ली में जो कुछ भी अपराध होते हैं वो सब इनकी वजह से होते हैं, और ये लोग अपराध करके श्रम में छुप जाते हैं और बाद में परेशान दिल्ली वाले होते हैं। इस मध्यवर्गीय सोच को भी प्रज्ञा इस उपन्यास में खारिज कर देती है। और ये सोच को बनाने वाले हैं, एक उपन्यास में कैरेक्टर बनाया है इन्होंने समीर प्रताप का। वो समीर प्रताप जो भारत न्यूज में काम करता है, उसके और अनीशा के संवाद आप देखेंगे, वहां इस सोच को खारिज करने के संकेत हमें दिखाई देते हैं। मतलब विस्थापित आबादी के प्रति एक तरफ तो संजीदगी से कार्रवाई करने की पहचान आती है, और दूसरी तरफ उनको कानूनी रूप में, मतलब वो ये कहते हैं कि इनको आप कानूनी रूप में इनका दर्जा दीजिएगा, और जो विस्थापित की गई आबादी है उसके प्रति संजीदगी से कार्रवाई करिएगा। ये इसके अंदर इस उपन्यास में एक बहुत बड़ा एक और अन्य तथ्य है। पत्रकारिता का सवाल जो है वो भी इस उपन्यास में आया है कि सरकार अखबारों के माध्यम से ये प्रचारित करने की कोशिश करती है कि दिल्ली में होने वाले हर अपराध इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। जैसे उपन्यास की एक कथा मुनमुन की है, जो अनीश और सुगंधा के घर में काम करते हैं। ऐसे लोग जिनको क्रिमिनल और घुसपैठिए के रूप में पत्रकारिता पेश करती है। प्रज्ञा जी इन सोच को खारिज कर देती हैं, और जिसके तहत मुनमुन और उसके प्रति सलीम को बांग्लादेशी मुसलमान बनाया जाता है। ये भी एक बहुत आम हो गया है। इस सोच को भी उपन्यास पूरी तरह खारिज कर देता है। उपन्यास में सूरज और नेचू के घर का सपना है। जब ये सपना पूरा होता है तो फिर बाद में जिसका संकेत किया गया, शासन द्वारा उनको उखाड़ दिया जाता है। इमाम साहब की भी एक अलग कथा है, बहुत इस उपन्यास में बहुत देर तक बात की जा सकती है। इमाम साहब की एक कथा है, मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने की परंपरा का उल्लंघन है, परिवेश से जुड़ा जो बड़ा एक घटनाक्रम है, और पुलिस का निर्मम व्यवहार, जिसका उपन्यास में संकेत आया है, निर्मम व्यवहार है, और पुश्तों को लेकर जो शासन तंत्र की सोच है और जो भारत न्यूज की कथा है, वे सारी कथाएं मिलकर उपन्यास को एक बहुत बड़े क्षेत्र पर, बहुत बड़े आयाम पर ले जाती हैं, और शासन तंत्र की सोच को भी हमारे सामने रखती हैं। इतनी सारी कथाओं को, इतनी सारी अवान्तर कथाओं को उपन्यास में ढालना और परस्पर संबंध स्थापित करना यकीनन एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता कि ये कहाँ किससे कथा कौन सी जोड़ रही है, क्योंकि प्रज्ञा जी ने कथा वर्तमान में भी कही है, उनके अतीत को भी ले आकर के कथा कही है, तो अतीत से भी उनके संबंध जोड़े हैं, कहाँ से वो आई हैं, किस अपने मूल इलाके से क्या कथा है, उनके परिवार की क्या कथा है, उनको ला करके फिर उस उपन्यास में जाता है। तो कई बार हमें इसकी एक कठिनाई भी महसूस होती है। कथाएं इतनी ज्यादा हैं कि, और उपन्यास में गति बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा गति है कि हम एक घटना को पढ़ करके आत्मसात करें कि दूसरी घटना फिर से हमारे सामने आ जाती है। तो मुझे ये लगता है कि यदि ये इस घटना को, इसकी गति को थोड़ा और कम किया जाता तो उपन्यास की जो ग्राह्यता है वो हमारे मन में और भी बढ़ती। लेकिन इसके बावजूद भी ये उपन्यास आज लिखे जा रहे उपन्यासों में सबसे ऊंचा स्थान रखता है कि 30 वर्ष पहले की घटनाओं को एक रचनात्मक स्तर पर सामने रखना कोई आसान काम नहीं है। प्रज्ञा जी ने इस मुश्किल काम को बहुत बखूबी से अंजाम दिया है और हमारे समय को दर्ज किया है। हमारे समय का एक ऐसा विशिष्ट उपन्यास लिखने के लिए मैं प्रज्ञा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और वंदना जी को भी बधाई देता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में फिर से शामिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया सर उपन्यास को। जी वंदना जी आप बोलो। बहुत बहुत आभार, आपने एक एक बिंदु को खोला और उपन्यास की हर बात को, हर पात्र को आपने उजागर किया, और बहुत सारी मतलब मेहनत जो प्रज्ञा जी की है वो आपको, हम सब लोगों को दिख रही है इस उपन्यास में। तो जो उन्होंने इतना रिसर्च किया और इतना लंबा इतिहास उन्होंने दर्ज किया एक उपन्यास में,
ये एक ऐसा लग रहा है कोई कैप्सूल की तरह ही बात की जाए, तो इस उपन्यास पर तो बहुत पूरे दिन भर बात की जा सकती है, एक एक प्रसंग को लेकर के, उस प्रसंग के निहितार्थ को लेकर के, उसकी रचना प्रक्रिया को लेकर के, उसकी दृष्टि को लेकर के। सबसे महत्वपूर्ण इसके मुझे उनकी दृष्टि लगी जिसके तहत ये उपन्यास लिखा गया। कोई भावनात्मक रूप से भी उन्होंने दिल्ली को नहीं देखा है। हालांकि वो कहीं एक भूमिका में प्रज्ञा जी दिल्ली को अपना महबूब शहर कहती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जिस शहर में हम रहे उस शहर को तो अच्छी तरह समझे, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। इसके साथ ही मैं अपने अगले वक्ता आदरणीय राजनारायण पोहरे जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। तो पहले परंपरा के अनुसार संक्षिप्त परिचय। आदरणीय राजनारायण पोहरे जी का जन्म गुना मध्य प्रदेश के अशोकनगर कस्बे में हुआ। BA LLB करने के बाद आपने हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर डिग्री तथा पत्रकारिता में बैचलर डिग्री भी प्राप्त की। अभी तक आपके 5 कहानी संग्रह इज्जत, आबरू, गोस्ता तथा अन्य कहानियां, हादसा, मेरी प्रिय कथाएं और हल्ला के अलावा उपन्यास मुखबिर, आड़ा वक्त और अस्थान तथा बच्चों के लिए 8 उपन्यास प्रकाशित हुए। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का बागेश्वरी पुरस्कार और साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश का सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक कहानी भय पर आपको प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 1997 में अलंकृत किया गया है। वर्तमान में सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर लेखन कार्य में संलग्न है। तो बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी, आप आइए और इस उपन्यास पे अपनी बात रखिए। माइक ऑन नहीं है शायद। उनका वीडियो ही गुम हो गया। कहाँ चले गए? आ गए। ठीक, तो थोड़ा नेट गड़बड़ कर रहा है। हाँ जी। बहुत महत्वपूर्ण बात हो चुकी हैं। बन्ना जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और प्रज्ञा को बधाई एक अच्छे उपन्यास को पढ़वाने के लिए, मेहनत करने के लिए, और एक तरह से अपनी जमीन का कर्ज, अपनी मातृभूमि का कर्ज इस तरह तुमने चुकाया है। इस उपन्यास को एक नई तकनीक से लिखा है प्रज्ञा ने। हर उपन्यास के आरंभ में वो लगभग 250 शब्दों से लेकर 500 तक का एक बहुत बढ़िया वैचारिक पैरा देती हैं, विचार विमर्श लिखती हैं। एक नई तकनीक जो शुरुआत में जो हिंदी का पहला उपन्यास लिखा गया था तब से परीक्षा गुरु से आरंभ थी और विदेशों में आज भी प्रचलित है। एक शानदार तकनीक, चीजों को खोलने वाली, दर्शन से जोड़ने वाली एक तकनीक से इस उपन्यास का हर अध्याय शुरू हुआ है। सबको शीर्षक दिए हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है। और जो जुड़ते हैं, उपन्यास को पढ़ते समय बहुत सारी चीजें याद आती हैं। जैसे जब हम उपन्यास के बीच से गुजर रहे होते हैं तो हमें ऐसे चरित्र मिलते हैं जो हमारे आसपास बिखरे हुए हैं। मलिन बस्ती, जैसा हरियासाई जी ने कहा और मनीष ने भी कहा, कि वो केवल दिल्ली की मलिन बस्ती नहीं है, दिल्ली के पुस्ता की कहानी नहीं है, वो दतिया, मैं जहां रहता हूं, यहाँ की भी मलिन बस्ती की कहानी है। उन बस्तियों की कहानी है जहां लोग दुनिया भर के कूड़े कबाड़ को अपने घर लाकर उससे दीवारें बनाकर, छप्पर बनाकर रह रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ऐसी मलिन बस्तियों में राशन कार्ड मिले हुए हैं, आदमी को बिजली मिली है, नल डले हुए हैं और नल की पाइपलाइन डली हुई है और मतदाता पहचान पत्र भी हैं, वोटिंग पावर भी है, लेकिन वे जहां रह रहे हैं वो लीगल नहीं है, वे कभी भी हटाए जा सकते हैं। इसीलिए उपन्यास का नाम रखा कानों पर घर। अदम गौडवी साहब की एक गजल का शेर है कि हम अपना घर कानों पर उठाए हैं, उस शहर के बाशिंदों हम गांव से आए हैं। तो उस अपने कंधों पर उठाए हुए गांव से आए हुए उन लोगों की कहानी है जो इस शहर को सुंदर बनाने के लिए आए हैं, इस शहर को साइनिंग देने के लिए आए हैं। चरित्रों की बात सबने कही कि बन्ना जी से आरंभ होकर हरियासाई जी ने भी कही कि पूनम अद्भुत चरित्र है।
ये हम मनीष के शब्दों में कहें फिनिक्स है, अपनी ही राख से जिंदा होने वाला। तो कितने गुण हैं। जब वो चल रही है गांव से और नदी पड़ती है तो सबसे पहले वह अपने पति से पैसे सिक्का मांगती है नदी में गिराने के लिए, नदी में डालने के लिए, नदी को अर्पण करने के लिए। वो संस्कारवान लड़की, गांव की लड़की जब शहर आती है और अद्भुत ऐसा कुछ नजारा देखती है तो पहले तो चौंकती है, फिर धीरे धीरे ढलती चली जाती है और इसके साथ विकसित होती है। शिक्षा से गहरा जुड़ाव है उसका, ममत्व से गहरा जुड़ाव है उसका, अपने अधिकारों के प्रति बहुत। पूनम को बड़े दिल से गढ़ा है प्रज्ञा ने, एक मन लगा के इस प्रतिमा को गढ़ा है। चरित्र तो उन्होंने सब अच्छे गढ़े हैं। मुनमुन काम करने वाली लड़की है, सोना बाबू बोलती है अनीश को, और दिल की सब बातें बताती है, लेकिन जब घर आती है तो प्योर महिला है और समाज की एक महत्वपूर्ण पात्र है। बहुत छोटी सी कहानी है कि पूनम अपने पति के साथ गांव से दिल्ली आई है, रहने को कहीं जगह नहीं है, तो अन्य हुनरमंद लोगों, मजदूरों की तरह वो भी मलिन बस्ती में, यमुना के खादर में, ये यमुना के पुस्ता में जो है आकर किस तरह किराए से रहती है, अपना छोटा सा घर बना लेती है, उसी में सब गैर कानूनी चीजें हैं। अपनी जीवंतता और जीवितता के कहने पर वो जो प्लॉट देने का सौदा करने वाली अम्मा से लड़के पुलिस की मदद लेके वो वापस ले लेती है और उसमें घर बनाने लगती है। फिर धीरे धीरे जागती है, हिम्मत के साथ दरोगा से भी उसी हिम्मत से बात कर लेती है जिस हिम्मत से वो महावीर सिंह से बात करती है, एक स्थानीय नेता से। स्कूल शुरू करती है, बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। कार्य धीरे धीरे इसमें पूनम विकसित होती जाती है, महानगर की एक कर्मठ और मेहनती और संघर्षशील लड़की के रूप में, युवती के रूप में वो तब्दील हो जाती है। कि जब परवेज कोई गिरफ्तारी होती है तो सब लोगों को पूनम याद आती है, यही पुलिस से बात करेगी, और वो करती भी है। और कितनी होशियार है कि वह अंदर जाने के पहले वो चाय वाले से पूछ के बात करती है कि ये कहाँ गए होंगे, भीतर की खबर लेके आती है। तो इस चरित्र को बहुत बढ़िया गढ़ा है, सभी चरित्र बहुत अच्छे हैं। कहानी में नायिका हम नहीं कह सकते पूनम को, क्योंकि 1993 से जो शुरू हुई थी एक प्रथा की व्यक्ति को नायक बनाने का सिस्टम खत्म हो गया था। मुझे चांद चाहिए 92 में आता है। इसके बाद शहर में कर्फ्यू विभूतिनारायण राय का है। इसके बाद पाथर घाटी का स्वर पुन्नी सिंह जी का है। बेतवा बहती रही उपन्यास और इधर न उपन्यास आते हैं मैत्री पुष्पा जी के। इनमें कोई व्यक्ति नायक नहीं है, परिस्थितियां नायक हैं। वीरेंद्र जैन का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास डूब आता है, वही विस्थापितों का उपन्यास। पानी में डूब रहा है शहर, गांव डूब रहे हैं, बस्तियां डूब रही हैं और किस तरह वो लोग परेशान हैं। और इस उपन्यास के भी आखिर में मुझे डूब बहुत याद आया कि जब डूबते हुए लोग, जिनका घर डूबने वाला है, जिन्हें घोषणा कर दी गई है कि आपको हटाना है, जब सामान ले रहे हैं तो कहीं किसी को सिल्लुड़िया पसंद आ रही है, किसी को दरवाजा पसंद आ रहा है। इससे जुड़ा भालचंद जोशी की एक कहानी है नदी का तहखाना। मीनाक्षी दुबे की कहानी है एक बूंद समंदर। ये डूबते हुए लोगों के विस्थापन के समय उठने, सामान उठा के ले जाने की कहानी है। उससे पूनम और मुनमुन जुड़ रही हैं, गुड़िया जुड़ रही है। वे उसने पौधे लगाए हैं, वो पौधे प्रतीक है नव निर्माण का, नवोन्मेष का, नई चीजों का। तो इन सबको अंत में लाकर चीजों को मोह होने के बाद भी छोड़ते समय नई चीजें उत्पन्न करके चले जाने का एक बढ़िया दृश्य, एक दृश्यों की बड़ी श्रृंखला है इस उपन्यास में। ये कलात्मकता है इस उपन्यास की। और हर अध्याय उपन्यास के शिल्प के अनुकूल एक नए तरीके से शुरू होता है। बीच की घटे हुए हर दृश्य को दिखाने की जल्दबाजी नहीं है, पर जो दिखाती हैं वे दिल से दिखाती हैं। इस उपन्यास में महत्वपूर्ण चीज है कि शाइनिंग इंडिया हमको देश को चमकाना है और शाइनिंग दिल्ली, दिल्ली को चमकाना है। जो अफसरों की एक मीटिंग दर्शाई है उसके अंत में यही निर्णय होता है कि अब हमको इन लोगों को हटाना है। यद्यपि एक ऑफिसर उनमें भी है जो कहता है कि हम अपने घरों में काम करने वाले इतने लोग कहां से लाएंगे, ये सब दूर भेज दिए जाएंगे तो कैसे आएंगे ये लोग। दुकानों में काम करने वाले नौकर, छोटे छोटे हुनरमंद आदमी, ये हम कहां से लाएंगे। लेकिन नहीं, सारी ब्यूरोक्रेसी इस बात के लिए तत्पर है कि शहर में गुजरते समय ये बस्तियां ना दिखें, ये गंदगी ना दिखे, तो बजाय उनको व्यवस्थित करने के उनको हटा के दिल्ली शहर से दूर फेंक दिया जाता है। और असली खेल तो तब शुरू होता है, इसमें एक संकेत करती हैं आखिरी दृश्यों में
प्रज्ञा कि दरअसल जो उसे पर्यटन का हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पूरी जमीन को, उस पुस्ता वाली जमीन को, यमुना खादर को पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है। वहां आलीशान अट्टालिकाएं खड़ी होंगी, बहुमंजिला भवन खड़े होने जा रहे हैं, पर्यटन केंद्र बनने जा रहे हैं वहां, और जिन पर पैसे वालों की नजर है, एस्टेट व्यापारियों की नजर है, जिन पर बहुमंजिला निर्माण करता ठेकेदारों की नजर है, उन लोगों के लिए इन लोगों से जमीन खाली कराई जा रही है। और किसी तरह न्यायालय में किस तरह झूठ बोला जाता है, किस तरह म्युनिसिपल निगम बार बार लेटर देता है कि इनको वहां बसाने की व्यवस्था कर दी गई है। एक दृश्य ऐसा भी आता है कि वहां व्यवस्था क्या है, गुंडे बदमाश वहां युवतियों को छेड़ रहे हैं, बच्चियों को, वो गांव के लोग हैं, अचानक बाहर के लोग पटक दिए गए तो उनके कोई रिलेशन नहीं। गांव में तो आपस में रिलेशन होते हैं, नए परिचित अपरिचित लोग जब आते हैं तो उनके लिए तो वो शिकार होते हैं। तो वहां उन्हें छेड़ा जा रहा है, पीने का पानी नहीं है, रहने की जगह नहीं है, नालियों की अच्छी व्यवस्था नहीं है। गंदी बस्ती होने के बाद भी यहाँ नालियां थी, थोड़ी बहुत पेयजल था, बिजली की व्यवस्था थी, वहां व्यवस्था नहीं है। एक दृश्य ये किया गया है, अपनी बेटी को, रुखसाना को, वो आके छोड़ के जाती है उसकी माँ, ये दृश्य भी इसमें आया है। तो बहुत सुविचारित तरीके से लंबा समय लेकर इन बस्तियों पर तुमने काम किया। आपने एक बहुत बढ़िया उपन्यास से हमको सुपरिचित कराया, हमको सौंपा है। ये दरअसल इस विषय पर मनीष ने बहुत विस्तार से बात की है कि गिरती हुई पत्रकारिता का स्तर, शासन की तरफ शासनमुखी हो जाने वाली पत्रकारिता, शासन के ही शब्द अपने मुंह में डाल लेने वाली पत्रकारिता की भी तुमने झलक दिखाई है। तो एक तरफ उमा जैसे लोग हैं जो वास्तव में सही पत्रकारिता कर रहे हैं, वे उसी हौसले के साथ, हिम्मत के साथ शासकीय अधिकारियों से सवाल करते हैं जिस हौसले और हिम्मत के साथ वो इन मलिन बस्तियों के लोगों के साथ काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग करते हैं। सुगंधा एक जमीन में जाके काम करने वाली महिला है जो आज की इसका शिकार है कि बेटा उसका प्रतिकूल, जनरेशन गैप है, बेटा उसका प्रतिकूल जा रहा है, उसकी अपनी कुंठाएं हैं, बेटे की अपनी समस्याएं हैं। लेकिन सुगंधा ये दर्शाती है कि अभी भी ऐसे एनजीओ हैं, ऐसे समाज सेवक लोग मौजूद हैं जो जमीन में काम कर रहे हैं और वास्तव में जनहित में काम कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य सेवी संगठन है। तो हम केवल नकारात्मक लोगों को ही प्रस्तुत ना करें, कुछ ऐसे सकारात्मक लोगों को लाए। उमा को लाना आश्वस्त करता है कि अभी भी पत्रकारिता की दुनिया में कुछ बचा है, अभी भी सुगंधा को लाना ये सिद्ध करता है कि अभी भी कुछ बचा है। और महत्वपूर्ण बात, इस उपन्यास को इस तरह से प्रस्तुत करना कि तमाम दुखों के बाद भी, अभावों के बाद भी, वे कूड़े कबाड़े से बनाई गई बस्ती के बीच में रह रहे हैं, परेशानियां हैं, इसके बाद भी वे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हर त्योहार मनाते हैं, बर्थडे तक मनाते हैं और नाचते हैं, नवरात्रि का व्रत भी रखते हैं, ताजिया भी उठाते हैं। तो इतनी शानदार जीवन, इतना मस्त जीवन, जिंदा दिली का जीवन बिताने वाले लोगों की कहानी है ये, जो निराश कतई नहीं करती। संघर्ष है, परेशानियां हैं, उन संघर्ष, उन दमनों को, उन जन विरोधी नीतियों को, पुलिस के क्रूर चेहरे को वास्तविकता से, सच्चाई से प्रकट करने वाली, उनकी साजिश वाली, षड्यंत्र की जो मस्तिष्क है तमाम पुलिस अधिकारियों को, उसको प्रकट करने वाली जहां कहानियां हैं। तो प्रियभूषण जैसा बड़ा वकील भी है, बड़ा अधिवक्ता भी है, नाम परिवर्तन करने के बाद भी हम सब समझ रहे हैं कौन है वो, और हेमंत अहलूवालिया को बताता है और उसके सहारे से सारी चीजों को निकाल कर वो लाता है। वो अंत में न्याय की विजय होती है। ये जो सनातन वाक्य है हमारे शास्त्रों का, हमारे ग्रंथों का, उसको अंत में प्रकट करती हैं। बिखर रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, वो जगह छोड़ रहे हैं, नई जगह बसेंगे, लेकिन इसके बाद भी जीत न्याय की होती है। 31 लोग 8 वर्ष तक कष्ट भोगा, राम ने 14 वर्ष वनवास भोगा, इसके बाद भी राम आए, राज्याभिषेक हुआ, ये हमारा मानस कहता है, ये वाल्मीकि रामायण कहती है। तो इस ग्रंथ में भी, इस उपन्यास में भी, इस कथा में भी 8 वर्ष के बाद भी न्याय होता है, निर्दोष छोड़े जाते हैं और दोषी के खिलाफ सजा तजवीज की जाती है, सजा के लिए प्रकरण चलाने का निर्देश दिया जाता है। तो बहुत सारी वास्तविकताओं और बहुत सारी सकारात्मकता के साथ ये उपन्यास प्रज्ञा ने लिखा है, और पढ़ने के बाद कुछ क्षण मौन रह जाते हैं हम लोग
उन लोगों के दुखों के लिए, तो मुस्कान भी रहती है इस बात के लिए कि अंततः जीत सच की होती है, न्याय की होती है। चूंकि बहुत लंबी बातचीत हो रही है और काफी कुछ जो है बोला जा चुका है, तो मुझे लगता है कि मैंने अपने हिस्से की बात पूरी कही है। आप लोगों का सबका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सही बात कही। और प्रज्ञा जी की सारी कहानियों में ये बात होती है कि संघर्ष है, निराशा है, लेकिन निराशा से दर्द के बैठ जाना नहीं होता, संघर्ष होता है और विजय होता है। उनकी कहानियों का अंत हमेशा सकारात्मक होता है। यहाँ पे हम जहाँ देख रहे हैं कि जो है वो बस्तियां हटाई जा रही हैं, उनको ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहाँ खाना पानी कोई व्यवस्था नहीं, उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं। वहीं पूनम के माध्यम से एक आशा की ज्योत है, एक दीपक है, एक कहानी है दिए और तूफान की, जहाँ दिया पूरे संघर्ष के साथ अपने को जलाए रखने की जिजीविषा भी रखता है। ये प्रज्ञा जी का मुख्य स्वर रहा है, जितना मैंने उन्हें पढ़ा है उनका मुख्य स्वर रहा है कि परिस्थितियों के साथ अपने को जगाए रखिए। इसके साथ सभी ने बहुत ही अच्छी चर्चा की और कुछ बिंदु मैं भी रखना चाहूंगी कि कोई कथा बड़ी क्यों हो जाती है, इसलिए बड़ी हो जाती है वो समकाल को दर्शाती है। क्योंकि अगर हम कथा में अपने समकाल को नहीं दर्शा रहे तो कहीं ना कहीं हम एक आगे वाली पीढ़ियों के लिए एक ये लूप होल छोड़ते चले जा रहे हैं कि यहाँ क्या रहा होगा, जनजीवन कैसा रहा होगा। तो पूरी तरह से वो एक एक घटना को दर्शाती चलती है। एशियाड में जारी किए हुए सिक्के से लेकर के मोबाइल टीवी आने तक, केबल टीवी आने तक, हर चीज को समकाल से जोड़ती चली जाती है। वहीं पूनम के माध्यम से जो आशा की ज्योत जगाती है, और वो पूनम एक संघर्ष करने वाली स्त्री है और वो अपने ही नहीं अपने आसपास के जीवन को बदलती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि जब सब कुछ बिखर गया, तब जब उस पूनम से कहा जाता है कि अब बदायूं चलने की बात आती है, तो क्या तुम, तो उसका पति पूछता है कि क्या तुम वहां पर ये पूनम का व्यक्तित्व में निखार आया है, क्या वहां पर वो पूनम एडजस्ट कर पाएगी, क्या वो पूनम वहां पे रह पाएगी? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए एक छोटा कस्बा स्त्री के व्यक्तित्व का विकास करना स्वीकार ही नहीं कर पाता है, छोटी जगह स्वीकार ही नहीं कर पाती। और ये बात उन्होंने कई बार कही है। स्त्री सशक्तिकरण के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पूंजीवादी चेहरा है, जो जातिवादी चेहरा है, वो कहीं ना कहीं स्त्री विरोधी चेहरा भी है। तो जो छोटे शहर में जहाँ हम अपनी कम्युनिटी में इतने स्ट्रांग बन के बैठ जाते हैं कि हम किसी को फूल को खिलने नहीं देते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना चार लोग इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। वहीं बड़े शहर उस एकात्म, उस अनेकता में एकता की बात करते हुए सब किसी को खिलने का भी मौका देते हैं। तो पूनम का जो व्यक्तित्व खिला है, वो बदायूं उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा और ना पूनम बदायूं को स्वीकार कर पाएगी दोबारा। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि जो हम लोग अक्सर कहते रहते हैं वो कि सारा जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो इन लोगों द्वारा बढ़ाया गया है, उस पर भी वो प्रहार करती हैं और पूरे आंकड़े देती हैं कि केवल 0.33% पोल्यूशन के जिम्मेदार अगर हैं तो वहां से आता है। सारा कचरा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इसके अलावा जो हम लोगों का जो वेस्ट है जो वो सारा यमुना में जा रहा है। और हम लोग केवल आंकड़ों को जाने बिना, तथ्य को जाने बिना, केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी को किस तरह से दोषी ठहराते रहते हैं। यहाँ पर एक बड़ी बात है कि अनीश के माध्यम से वो पूंजीवाद को दिखा रही है। यहाँ पूरा प्रतीक है अनीश पूंजीवाद का, जिसके सारी फैसले, सारी सोच पितृसत्तात्मक और पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति है। वही उसके अपोजिट समाजवादी और सबको साथ लेकर चलने वाली उमा खड़ी है। तो इन दोनों की जो बातें हैं, उन बातों के माध्यम से ये पूरी तरह से ये बताती है कि कहाँ कहाँ हमें सुधार करने की आवश्यकता है, कहाँ हम पूंजीवाद के चक्कर में फंस करके दुखों को, पीड़ाओं को नहीं देखते हैं और विकास के मार्ग में विनाश के जो बीज नीचे बोते चले जा रहे हैं उसको भी नहीं देखते। यहाँ पे कहानी मुझे बड़ी लगती है और इसके अलावा वो कहानी में हर चीज को लेती है, जैसे कि यमुना पुष्टों में आग लगती है तो कैसे होता है, कैसे बाढ़ आ जाती है, ये हर छोटी छोटी चीज को वो कहानी में लेती चलती है। और इसके बारे में कहानी में जैसे सबने बता ही दिया, लेकिन प्रज्ञा जी की लेखनी में जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, इतने सारे, जैसा कि हरीश सर जी ने कहा, मनीष सर ने कहा और आपने भी कहा कि दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं।
कहानी पूरे दृश्यात्मकता के साथ साथ आगे बढ़ रही। वहीं प्रज्ञा जी के लेखन में, इस कहानी में इतने पात्रों को साधने के बाद जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वो है सटैलिटी। तो सटैलिटी के साथ कहानी आगे बढ़ती, कहीं भी भावातिरेक नहीं है और आपके आंसू निकलने लगेंगे। ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है कि वो परवेज का किस्सा बयान कर रही है, बिल्कुल साधारण तरीके से ऐसे बयान कर रही है जैसे कि बात कही जा रही है, लेकिन पढ़ने वाला रोता चला जा रहा है। ये एक बहुत, लेखक के तौर पे मुझे लगता है ये बड़ा गुण है। दूसरा, प्रज्ञा जी की जो भाषा है वो कभी भी पर्पल प्रोज का सहारा नहीं लेती है, वो सीधी बात सीधी तरह से रखती है। ये उनकी कहानियों को बड़ा बना दे रही है, क्योंकि इस कथा को भी और बाकी कहानियों को भी मैं देखती हूँ तो वो उनको बड़ा बना देती हैं, क्योंकि वो सीधी बात सीधे हम समझ पाते हैं। कई बार आजकल लेखन कुछ ऐसा पढ़ने को मिल जाता है जो उसमें मजे हुए लेखक भी हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर लेखक इस पर्पल प्रोज के आकर्षण में फंसकर कुछ ऐसा लिख देते हैं जो या तो लेखक समझ पा रहा है या उसके बिल्कुल करीब के लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ प्रज्ञा जी हमेशा उससे बचती हैं, सीधी तरीके से बात अपनी रखती चली जाती है। तो ये उपन्यास, जैसा कि सभी ने कहा कि पूनम की कहानी है, पूनम के साथ साथ ये सभी लोगों को लेकर के चलती है और एक बड़ी बात कहती चलती है, चाहे वो राजनीति से संबंधित बात हो, चाहे विकास से संबंधित बात हो, चाहे गरीबों के हितों की और दलितों और शोषितों को देखने के हमारे नजरिए में परिवर्तन की बात हो। अब यकीन मानिए कि जो भी इस उपन्यास को पढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि उसका देखने का नजरिया बदलेगा, उसकी सोच के लगे झाले साफ करेगा। ये एक साधारण बात नहीं होती कि कोई उपन्यास आपकी सोच में लगे जालों को साफ करे और ये नजरिया दे कि हमें तस्वीर के दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए। जैसा कि वो मीडिया के मामले में कहती हैं कि तस्वीर का केवल एक ही पक्ष दिखाया जा रहा है, तस्वीर का दूसरा पक्ष कौन रखेगा। तो ये उपन्यास उस दूसरे पक्ष को रखता है। और इसके साथ ही चूंकि टाइम बहुत हो गया है और सबने बहुत ही अच्छी बात करी और बहुत विस्तार से बात करी, मैं जो है आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए प्रज्ञा जी से इसकी रचना प्रक्रिया पे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि प्रज्ञा जी, आप इसको रचते हुए आपने किस तरह का शोध किया और आपने इसमें कितना समय लगाया? सबसे पहले तो मैं आज के सभी वक्ताओं का बहुत मन से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस उपन्यास को बहुत गहराई से समझा और जितने लोग इस मंच से जुड़े हैं उन्हें उस समझाइश को दिया। जो सवाल मैंने इसके माध्यम से उठाए, चाहे वो विकास के सवाल हैं, चाहे वो जातिवाद के सवाल हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता के सवाल हैं, चाहे वो विकास के पूरे मॉडल को मनुष्यता के नजरिए से देखने के सवाल हैं, मुझे लगता है लिखना सार्थक हुआ कि सभी लोगों तक वो चीज़ पहुंची। इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में बात करूं तो जैसा मैंने लिखा है कि तीनों मेरे जो उपन्यास रहे, चाहे वो गूदड़ बस्ती, चाहे वो धर्मपुर लॉज और चाहे वो कांधों पर घर, और आप देखेंगे कि ये इन तीनों के केंद्र में दिल्ली है। लेकिन मैं कहूँगी कि ये दिल्ली ही नहीं है, भारत का एक जो बड़ा भूभाग है, एक जो अखिल भारतीय चरित्र है भारत का, उसको रचने की कोशिश मैंने की है। धर्मपुर लॉज में जहाँ वो संगठित क्षेत्र के मजदूरों की कहानी थी, वहाँ कांधों पर घर असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनकी कहानी को लेकर वो सामने आता है। और पूरे इस उपन्यास में मैं इसको लिखने की पूरी जो प्रक्रिया रही, बहुत लंबी प्रक्रिया उस रूप में भी रही, क्योंकि बीए के बाद मैं जिस पत्रिका को मैंने 2 साल में रही, बद्रीनाथ तिवारी उसके संपादक थे, समय सूत्रधार, और समय सूत्रधार में मैंने काम किया था और बतौर ट्रेनी जर्नलिस्ट मैंने काम किया था। और उसके बाद लगभग 1.25 साल तक मैं उसमें काम करती रही और उप संपादक के स्तर पर आई थी। और उसी दौरान मैंने यमुना पुष्टे को बहुत करीब से देखा था, उसकी कुछ घटनाएं मेरे जहन में थी, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था कि भविष्य में मैं कभी कथाकार बनूंगी और कभी मैं इस पर लिखूंगी। मैं कहती हूँ कि एक पूरी स्मृतियाँ, पूरे वैचारिक मंथन जैसे मेरे मन मस्तिष्क में जमा थे। और जब सवाल आया कि धर्मपुर लॉज के बाद अब अगली चीज़ क्या होगी, तो कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में, लेकिन पता नहीं क्यों मैं एक दिन
उस लोहे के ब्रिज पर गई थी और मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ी रही और नीचे बिल्कुल खाली है। किसी समय में जहाँ वो अनेक बस्तियाँ थीं, जितनी बस्तियाँ मैंने बताई हैं इस उपन्यास में, वो तमाम बस्तियाँ वहाँ बसी हुई थी। लगभग 40,000 घर थे, 1.5 लाख के करीब लोग थे जिनको विस्थापित किया गया। और जब मैं वहाँ खड़ी थी, वहाँ कुछ भी नहीं था, खाली था। और मैं धीरे धीरे चलती चलती पूरा मैंने ब्रिज क्रॉस किया। उसके बाद मैं उस साबरी मस्जिद तक पहुंची और उसके बाद मैंने यू टर्न लिया। सामने मुझे बिहारी बिल्डिंग दिखाई दी और वहाँ कुछ लोगों से मैंने ऐसे ही बातचीत करनी शुरू की। और पहली बार में नहीं, कई बार मैं वहाँ पर गई और उसके बाद धीरे धीरे इस कथा ने आकार लिया। एक चीज जो मैं जरूर कहना चाहूंगी, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि साहित्य और इतिहास में बहुत गहरा नाता है। साहित्य इतिहास की तरह से तथ्यात्मक नहीं होता, लेकिन साहित्य कल्पनात्मक रूप से उन तथ्यों को पुनर्सृजित जरूर करता है, एक नए तरीके से, एक नई शक्ल में पेश करता है। और साहित्य की इतिहास से एक पायदान ऊंचे होने का कारण मैं यही कहूंगी कि उसमें जो कथात्मक तत्व है, जो तथ्यों में भी एक जीवन भर देता है, उस रूप में मैं कहती हूँ। और इसीलिए पूरा आप देखेंगे कि एशियाई खेलों की दस्तक से उपन्यास शुरू होकर राष्ट्रमंडल खेलों तक के बीच में ये पूरा इसका सफर है। तो एक ये चीज मुझे थी कि उसको मैं ऐसा ना हो कि मैं लिखूं तो वो सारे तथ्य मुझ पर हावी हो जाएं और मैं कोई रिपोर्टिंग सी करने लगूं। मेरी पहली प्राथमिकता यही थी कि मैं उस विकास के मॉडल पर सवालिया निशान लगाने जा रही हूँ, तो मैं तथ्यों को नहीं पेश करूंगी, मैं मनुष्यों को पेश करूंगी। ये मेरी पहली चुनौती थी, तो इसके रूप में मैं उस चुनौती को मैं लेकर चली हूँ। और दूसरा, जैसा कि मैंने इसकी भूमिका में भी लिखा है कि ये जो अपनी राख से पुनर्सृजित होने वाले फिनिक्स पक्षी जो बार बार फिनिक्स बनने के लिए आते हैं, तो बनते हैं अपने जीवन में। और बहुत अच्छा जब इसका विमोचन हुआ था उपन्यास का, तो परिकथा पत्रिका के संपादक आदरणीय शंकर जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कांधों पर घर उस हिम्मत का भी प्रतीक है कि तुम उजाड़ो, मैं बसूंगा, मैं बनाऊंगा। और मैं यही कोशिश मेरी रही थी कि इन पात्रों के माध्यम से, इन पूरे यथार्थ की इस कहानी को इस प्रातिनिधिकता के साथ मैं सामने ला सकूं कि ये एक पात्र ना रहकर एक पूरी वर्ग दृष्टि बनकर सामने आए। तो इस चुनौती को इस रचना प्रक्रिया में मैंने शामिल किया। और सबसे बड़ी चीज यही है कि मैं सवालों को उठा सकूं और सवालों को अपने पाठकों तक दे सकूं कि इस पर बहुत भावुकता से ना सोचा जाए, इस पर तार्किकता से सोचा जाए। और ये सवाल भी उठाया कि क्या इन लोगों के प्रति देश कुछ सोच रहा है या नहीं सोच रहा, क्या ये लोग इस देश के नागरिक हैं भी या नहीं हैं। ये सवाल देश के आगे भी है, देश के कर्णधारों के आगे भी है। तो ये मेरी रचना प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा रहा। वंदना जी, बहुत आपने गहराई से उस पर शोध किया है और वो पूरा उपन्यास में दिख रहा है। तो पूनम के चरित्र को आपने कैसे गढ़ा? पूनम के चरित्र के बारे में बताइए, क्योंकि पूनम एक बहुत सशक्त नारी किरदार है और वो जिस तरह से छोटे शहर से बड़े शहर में आती है और अपने को पूरा विकसित करती है, उसको कैसे गढ़ा? पूनम जैसा जो चरित्र है, मैं ये कहूंगी कि बहुत एक बार विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात एक बार कही थी कि यथार्थवादी जो रचनाकार होता है वो बहुत दूर की कौड़ी नहीं लेकर आता है, वो अपने आसपास जिस तरह की चीजें देखता है। और पूनम जैसे अनेक चरित्र हमारे आसपास हैं और पूनम के चरित्र को गढ़ने का एक तरीका ये रहा था, और गढ़ा भी नहीं, मैं कहूंगी जैसे प्रेमचंद कहते थे कि मैं अपने पात्रों को गढ़ता हूं लेकिन थोड़े समय बाद वो मेरी उंगली छोड़कर वो अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। पूनम के साथ भी यही हुआ। और पूनम को जो स्पार्क मुझे मिला था जब मैं उन दोनों की कहानी, जब वो कह रहा है सूरज पहले ही हिस्से में कि हमें दिल्ली चलना पड़ेगा और अब यहाँ से हमारा दाना पानी उठ गया है, घर में उसके लिए जगह नहीं बची है और उसको कह दिया गया है
अब तुम अपना घर खोजो। और वो उसने पूरी तैयारी भी कर ली है जाने की। और जब वो निर्णय लेता है तब आप देखते हैं कि शुरू में वो पूनम बड़ी सकुचाई है कि अभी जो नई नई ससुराल आई है, ससुराल के दरो दीवार से परिचित हो रही है, और अचानक एक नई परिस्थिति में आकर एक बिल्कुल ही नई परिस्थिति में जहां पर लोग भी परिचित नहीं। और तब पूनम बनी, मुझे लगता है कि जैसे ही वो अपना निर्णय लेती है, उठ खड़ी होती है और कपड़े तहाने लगती है। और सूरज उससे पूछता है, क्या कर रही हो इतनी रात में? तो कहती है कि जब चलना ही है तो फिर देरी कैसे। और वो पूनम लगातार बढ़ती जाती है। आप देखते हैं शहर आकर एकदम से पूनम नहीं बनती है। पूनम बहुत दिन तक गुमसुम सी रहती है, धीरे धीरे बाहर निकलती है। और उसके बाद उसके जीवन से ऐसी जुड़ी हुई लोगों की कहानियां कि पूनम जहां पर एक व्यापक समाज के लिए आवाज बनना शुरू करती है। आप देखिए, पहला ही जो उसकी बाहरी परिवेश से जब उसका सीधा संपर्क होता है, एक अनजान बुढ़िया जिसको डांट पड़ रही है भंडारे के खाने में, जिससे थाली उलट गई है, और जो छुटभैया नेता हैं, लोकल नेता हैं, वो उसको डांट डपट रहे हैं, उसके सम्मान के लिए पूनम अचानक सामने आ जाती है। पूनम जिस बिहारी बिल्डिंग में उससे ले लिया जाता है, एक कमरा देने की पहले पेशकश होती है, पैसे भी दे दिए जाते हैं, वो अपने हक के लिए लड़ना सीखती है। मुझे लगता है प्रतिकूलताएं ही मनुष्य को गढ़ती हैं, और प्रतिकूलताओं ने ही पूनम को गढ़ा, लेकिन इस रूप में गढ़ा कि प्रतिकूलताओं में वो हिम्मत पस्त ना हो उसकी, बल्कि पूनम मुझे लगता है बहुत इस्पाती हिम्मत से आगे बढ़ी। और इसमें मैं ये भी कहूंगी वंदना जी, हमारे साहित्य के जो प्रगतिशील मूल्य हैं हमें नहीं भूलना चाहिए। पूनम अकेली स्त्री के रूप में आगे नहीं बढ़ती है, पूनम को साथ देने वाला सूरज भी उसके साथ है, नेचू भी उसके साथ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सूरज का अगर साथ न होता तो पूनम वो पूनम नहीं होती। और इसी तौर पर सुगंधा और उमा जैसे जो पात्र उसके जीवन में आए, मुनमुन जैसे जो पात्र उसके जीवन में आए, वो भी पूनम को पूनम बनाते हैं। परिस्थितियां, पात्र, घटनाएं और प्रतिकूलताएं, मुझे लगता है इन्हीं ने पूनम के चरित्र को निर्मित किया है। बहुत सुंदर बात। और मेरे ख्याल से अब समय समाप्त हो गया है। चर्चा तो जैसा कि सभी वक्ता कह रहे हैं कि इस उपन्यास में कितनी भी बात करी जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ है कहने के लिए। और सभी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी ये भी कहते ये मैं समझ सकती हूँ कि वक्ताओं की यही स्थिति भी रही है। तो लेकिन समय की अपनी सीमा है, और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय मनीष वैद्य जी का, आदरणीय हरीश राय जी का और आदरणीय राज भोरे जी का, कि आप चर्चा में आए और इतनी महत्वपूर्ण उपन्यास में अपनी महत्वपूर्ण बात कही। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ प्रज्ञा जी को कि उन्होंने एक ऐसा उपन्यास रचा जिसने बहुत कुछ सोचने और बहुत कुछ बदलने की जरूरत पे ध्यान दिलाया। तो इसी के साथ हम ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग जो इतनी देर लगातार बने रहे, सुनते रहे और कमेंट भी करते रहे, और इसके अलावा जो बाद में भी सुनेंगे, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम बाद में भी सुने जाते हैं, उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी और किताब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी।